जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। हम जो है आज का सेशन जो है स्टार्ट कर सकते हैं। और उससे पहले जो है मैं आपको बता दूं कि आज का जो एजेंडा है वो है कि जो हमारा डीएसएस प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर है उसमें जो अपडेट है वर्जन 8 में, उसके फंक्शन फीचर जो पिछले वर्जन में थे वो क्या है, और जो अब अपडेट हुई है इसके अंदर उसके अंदर क्या क्या फंक्शन और फीचर जो है आपको मिलेंगे। लाइसेंसिंग कैसे करनी है, मॉड्यूल्स कौन से खरीदे जा सकते हैं और कौन से जो है वो एम्बेडेड होंगे, लाइसेंसिंग किस तरह से है इसकी, उस सारी चीज़ों के ऊपर जो है आज के हम सेशन में बात कर सकते हैं। और जो है मैं कोशिश करूंगा कि जो है इस सेशन को ज़्यादा लेंथी ना किया जाए और टू द पॉइंट बात की जाए। और कोशिश करूं कि नई चीज़ जितनी है वो मैं आपको बताऊं। ठीक है। आप सबको जो है इस ट्रेनिंग सेशन में वेलकम करता हूँ। ओके। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। तो मैं बता रहा था डीएसएस प्रोफेशनल के बारे में। तो डीएसएस प्रोफेशनल जो है हमारा इंटरप्राइज सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर आप जो है अपनी सारी डिवाइसेस, जितनी भी दावा की आप डिवाइसेस यूज करते हैं, जैसे कैमरास है, एक्सेस कंट्रोल है, वीडियो इंटरकॉम है, फेस रिकग्निशन जैसे कैमरास, एएनपीआर, थर्ड पार्टी ऑन वेब बेस्ड कैमरास, अलार्म कंट्रोलर्स, इवन दो हमारे जो ट्रैफिक की कैमरास हैं, इसी तरह जो है हमारे पार्किंग के जो कैमरास हैं, उसको सारे को सेंट्रलाइज करने के लिए हम डीएसएस सॉफ्टवेयर, जिसको हम सेंट्रलाइज वीडियो मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं, ये डीएसएस प्रोफेशनल है। और डीएसएस प्रोफेशनल की जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि जो है इसके अंदर जो है डिफरेंट कैटेगरीज जो है वो आपके पास अवेलेबल है वर्जन 8 में, जिसके अंदर जो है मॉड्यूल्स जो है वो ऐड ऑन हो सकते हैं। और जो है अगर आपको नीड नहीं है उनकी तो आपको मॉड्यूल परचेज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो डीएसएस बेसिकली जो है वो आपका सेंट्रलाइज इक्विपमेंट के लाएगा, सेंट्रलाइज मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के लाएगा, जिसके अंदर जो है आप अपनी जितनी भी सर्वेलेंस से रिलेटेड या नॉन सीसीटीवी से रिलेटेड जो कंपैटिबल डिवाइसेस है वो इसके अंदर चला सकते हैं। और मल्टीपल साइट्स, यानी आपकी ब्रांच लेवल है, ब्रांच के अंदर जो है अगर आप एक साइट बनाते हैं उस साइट को दूसरी साइट के अंदर ऐड कराना है तो वो भी आप करा सकते हैं इसके अंदर। तो दो तीन कॉन्सेप्ट हैं जो कि समझना बहुत जरूरी है डीएसएस प्रोफेशनल के हवाले से। डीएसएस प्रोफेशनल में दो तीन चीजें मैं जो है आपको कोशिश करूंगा कि जो है व्हाइट बोर्ड जो है अगर हम खोल लें। ओके। तो सबको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा डीएसएस प्रो में जो है ना कुछ चीजें जो मिसकंसेप्ट लोगों के जहन में है या वो उनको सही से क्लियर नहीं है अभी तक, वो कॉन्सेप्ट जो है बहुत जरूरी है समझना। एक है हॉट स्टैंड बाय। हॉट स्टैंड बाय। ठीक है। एक ये कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में मैं बताता हूँ आपको। ठीक है। दूसरे नंबर पे डीएसएस प्रो जो है सपोर्ट करता है N+M रिडंडेंसी। ठीक है। तीसरे नंबर पे कास्केडिंग। ये तीन कॉन्सेप्ट है, इसमें से कुछ चीजें जो है ना मिक्सअप हो जाती हैं बहुत दफा। ठीक है। तो आज मैं कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर देता हूँ कि हॉट स्टैंड बाय क्या होता है। हॉट स्टैंड बाय होता है कि जो है आपका मास्टर सर्वर, अगर आपके मल्टीपल सर्वर्स लगे हुए हैं तो आपका क्या करे कि जो मास्टर सर्वर है उसका हम एक बैकअप सर्वर स्टैंड बाय के तौर पे बना लें। याद रखें कि मैं मास्टर का लफ्ज यूज कर रहा हूँ। मास्टर सर्वर का बैकअप सर्वर जो कि स्टैंड बाय में होगा और स्टैंड बाय में रहेगा। जैसे ये मास्टर डाउन होगा तो ये जो है जो है बैकअप सर्वर को जो है वो एक्टिव करना पड़ेगा। इसके लिए आपको लेना क्या पड़ेगा, हॉट स्टैंड बाय का लाइसेंस। डीएसएस प्रो में आपको हॉट स्टैंड बाय का लाइसेंस खरीदना पड़ेगा बस। आपको ये नहीं है कि अगर मास्टर के ऊपर 5,000 डिवाइसेस चल रही हैं तो आपको जो है हॉट स्टैंड बाय के लिए 5,000 अलग से लाइसेंस लेना है। नहीं, आपको सिर्फ हॉट स्टैंड बाय का लाइसेंस लेना है। और जैसे ही मास्टर सर्वर डाउन होगा ये ऑटोमेटिक उसकी कॉन्फ़िगरेशन को विद इन 120 सेकेंड कॉपी करके और जो है चला देगा एज इट इज। ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। हॉट स्टैंड बाय जो है वो आपका मास्टर सर्वर का बनता है, स्लेव सर्वर का नहीं बनता। ठीक है। हाँ। दूसरे नंबर पे जो कॉन्सेप्ट है हमारा वो है N+M रिडंडेंसी। ये क्या होता है, आपके पास ग्रुप बना ले अगर हम समझने के लिए, ग्रुप DSS1, इसके अंदर क्या है, DSS1, DSS2, DSS3। ठीक है। अब जो है ना आप जो है इसके
इसके अंदर जो है ना 3 डीएसएस इसमें आपने ग्रुप में बनाए हुए हैं, ठीक है। इसी ग्रुप का, पूरे ग्रुप का, डीएसएस ग्रुप 1 का बैकअप, इसके अंदर जो है मैं क्या करूंगा, DSS 4, DSS 5 और DSS 6 को एज अ बैकअप रेडी रखूंगा स्टैंड बाय में। याद रखें कि ये जो ग्रुप है डीएसएस का, ये स्लेव का भी हो सकता है और मास्टर का भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आपका जो DSS 1, 2, 3 जो है, अगर वो स्लेव कॉन्फ़िगरेशन में है, अगर ये स्लेव कॉन्फ़िगरेशन में है, तो इनमें से 1, 2, 3 में से कोई भी एक डाउन होगा तो DSS 4 उसकी जगह ले लेगा। अगर 2 डाउन होगा तो ये DSS इसकी जगह ले लेगा, ठीक है। अगर 3 डाउन होता है, ये इसकी जगह ले सकते हैं। आप ये भी कर सकते हैं कि रैंडमली कोई सर्वर जो है इसकी जगह ले ले, ये भी किया जा सकता है। दूसरे नंबर पे ये भी किया जा सकता है कि 1 का जो बैकअप है वो DSS 4 है, 2 का जो बैकअप है वो 5 है, और 3 डाउन हो तो 6 जो नंबर है वो बैकअप संभाल ले। याद रखें कि इसके अंदर स्लेव सर्वर का बैकअप है। स्लेव सर्वर का अगर कोई भी डाउन होता है उस ग्रुप में से, दूसरा ग्रुप जो बैकअप के तौर पे आपका चल रहा होगा वो आपका, इसको कहते हैं N+M। एन कहते हैं मास्टर, मास्टर ग्रुप, और जो रिडेंडेंसी एम एम जो है वो रिडेंडेंसी ग्रुप। मतलब कि अगर कोई फेल होता है तो दूसरा उसकी जगह ऑटोमेटिक ले लेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका N+M का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अच्छा, इसी N+M के कॉन्सेप्ट में लोग मिक्स कर जाते हैं कास्केडिंग फंक्शन को। कास्केडिंग फंक्शन क्या होता है कि आपके 10 सर्वर लगे हैं, 10 सर्वर्स हैं, ठीक है। अब 10 सर्वर, मैं ऊपर वाला रिमूव कर दूं? ओके, मैं कर देता हूँ। तो या फिर इसको जो है इस तरह से करते हैं कि कट करके साइड में, ठीक है। डीएसएस के 10 सर्वर लगे हुए हैं, एक मास्टर बना लूंगा इसमें, एक मास्टर, और 9 जो है स्लेव बना लूंगा। लेकिन इस कॉन्सेप्ट के साथ आपने मिक्स नहीं करना, ये रिडंडेंसी के लिए यूज होता है सिर्फ, इसके अंदर नंबर ऑफ चैनल्स नहीं बढ़ सकते। ये जो हम काम कर रहे हैं 1 मास्टर और 9 स्लेव इन कास्केडिंग, उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है कि डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क बन सकता है, डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क क्या होता है कि आपका एक मास्टर बन जाए, ठीक है, और मास्टर के जो क्लाइंट है, मास्टर क्लाइंट है, उसके अंदर आपको 9 सर्वर क्लाइंट्स जो है, जो स्लेव सर्वर हैं, वो उसी क्लाइंट में मैनेज हो सके, उसी में लाइव व्यू हो सके, ठीक है। तो आपने जो है ये चीज उनका कॉन्सेप्ट जो है सही रखना है कि डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क जो है उसके अंदर एक मास्टर क्लाइंट होता है, उसके अंदर 9 सर्वर जो है। अच्छा, इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि मेरे पास 10 सर्वर थे, मैंने आपको बताया कि हर सर्वर में 1000 कैमरे जो है आपके चल सकते हैं, ठीक है। प्लस 9 सर्वर जो एक मास्टर के हैं, ये मास्टर हो गया, ये मास्टर हो गया, और 9 जो है 9 सर्वर्स के टोटल और 9000 चैनल्स हो गए। तो अगर आपने ये 10,000 चैनल्स को एक जगह देखना है तो उसके लिए इसको कॉन्सेप्ट को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क। इसके लिए लाइसेंस नहीं चाहिए होता, ठीक है, इसके लिए कोई लाइसेंस नहीं चाहिए होता, ठीक है। आपको 9,000 चैनल्स जो है वो आप 10,000 चैनल एक जगह देख सकते हैं। लेकिन रिकमेंडेड यही है कि जब आप मास्टर सर्वर बनाए तो मास्टर सर्वर पे डिवाइसेस ऐड ना करें अगर ये 4 से ज्यादा सर्वर है। 4 सर्वर है यानी 3 स्लेव एक मास्टर है, तो आप मास्टर के अंदर डिवाइसेस ऐड करा सकते हैं। लेकिन अगर 4 से ज्यादा सर्वर है स्लेव के, तो आप जो है रिकमेंडेड यही है, जो कि थ्योरिकल R&D की तरफ से भी रिकमेंडेड है, हमारी तरफ से रिकमेंडेड होता है, वो ये कि अगर आप एक से ज्यादा 4 से ज्यादा अगर स्लेव सर्वर बना रहे हैं कि उनको एक जगह पर 10,000 चैनल्स को व्यू करना है, तो आपने क्या करना है, आपने मास्टर में से डिवाइसेस खत्म कर देनी है, और जो है ये स्लेव की डिवाइसेस सिर्फ काउंट करनी है, ठीक है। स्लेव की काउंट करेंगे, 9,000 चैनल्स जो है आपके मास्टर के अंदर ऐड हो जाएंगी, और मास्टर के अंदर आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, उनका बैकअप दे सकते हैं। अच्छा, एक यहाँ पर एक सवाल जो है ना, वो भी बड़ा कंफ्यूजन वाला होता है। अगर मैं इसको जो है रिमूव कर दूं,
एक और सवाल होता है कि कास्केडिंग में या डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क में लोग पूछते हैं मुझसे, डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क चला रहा हूँ, 10,000 डिवाइसेस जो है मेरी ऐड है मास्टर प्लस स्लेव में, ठीक है। अब जब मैं मास्टर का क्लाइंट जो है, मास्टर की क्लाइंट आईपी से होगा, मैं मास्टर के क्लाइंट आईपी से कनेक्टेड हूँ, ठीक है, मास्टर के क्लाइंट आईपी से कनेक्टेड हूँ, 10,000 चैनल वहां पे मुझे व्यू हो रहे हैं, नजर आ रहे हैं, ऐड हुआ हुआ। मैं किसी भी चैनल को ड्रैग ड्रॉप करूंगा तो वो चैनल मुझे नजर आएगा, ठीक है, एक ही क्लाइंट के अंदर, और मैं इसकी मैनेजमेंट भी कर सकता हूँ। अब व्यूइंग के लिए क्या करना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि व्यूइंग के लिए हम तो कहते थे कि एक डीएसएस 600 एमबी पर सेकेंड है, ऐसे ही है, जो कि हम जो अभी तक हमारे पास जो है पर सर्वर जो कैपेसिटी है, ठीक है। अब क्या होगा, अगर वो कैमरा मास्टर के अंदर ऐड है तो ये 600 एमबी कौन सा यूज होगा, मास्टर का, मास्टर का यूज होगा बैंडविड्थ। अगर ये कैमरा ऐड है आपके स्लेव में, तो जिस स्लेव में ऐड हुआ हुआ है उससे बैंडविड्थ खींचेगा। यानी कि आपकी बैंडविड्थ अगर जो है 10 सर्वर लगे हुए हैं तो आपकी टोटल बैंडविड्थ है कितनी, 600 मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है। याद रखें, अगर वो जिस सर्वर में है उसी से बैंडविड्थ को उठाएगा, ठीक है। हाँ, ये और बात है कि अगर इस मास्टर के भी मल्टीपल क्लाइंट्स बने हुए हैं तो भी आपके ये 600 एमबी से ही डिवाइड होगी, ठीक है। तो ये ख्याल रखना है आपने, जिस सर्वर के अंदर जो है ऐड है उसकी बैंडविड्थ 600 एमबी आपको मास्टर में मिलेगी और वहीं से वो खींचेगा, ठीक है। और अगर मास्टर में है तो वो मास्टर की 600 एमबी यूज करेगा, ठीक है। तो आपके पास जब डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क में 10 सर्वर है, एक मास्टर है, 9 जो है स्लेव है, तो आपके पास क्या है, 6000 एमबी अवेलेबल है, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन आपके किस सर्वर में क्या कौन सा कैमरा ऐड हुआ है, वहां से ये बैंडविड्थ यूज होगी, ठीक है। तो ये टोटल कंबाइंड 600,000 एमबी जो है आपके पास मास्टर में अवेलेबल है। लेकिन कैसे है, हर सर्वर की 600 एमबी, और उसी का चैनल जब आप खींचेंगे, यानी अगर आप जो है सर्वर 1 से सारे कैमरे ले रहे हैं तो उसकी 600 एमबी आपके पास मास्टर में जो है नजर आएगी, ठीक है। और अगर इसी मास्टर के जब मल्टीपल क्लाइंट्स बनेंगे तो वो डिवाइड हो जाएगी, हर सर्वर की जो बैंडविड्थ है वो डिवाइड होके आपके इस क्लाइंट के पास आएगी, ठीक है। थोड़ा सा मुश्किल कॉन्सेप्ट था, लेकिन कोशिश किया कि जो है ना अगर आपको समझ आ जाए तो बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी आपके लिए प्रोजेक्ट्स में काम करने में, ठीक है। तो दोबारा चलते हैं अपनी प्रेजेंटेशन की तरफ। ये हमारा डीएसएस प्रो, मल्टीपल साइट्स कंबाइन टुगेदर इन सेंट्रलाइज, और उसको मैनेजमेंट कर सकते हैं उसकी। और इस इधर आप देख सकते हैं कि जब मैं मास्टर मेन सर्वर का रिडंडेंट बनाऊंगा तो वो होगा हॉट स्टैंड बाय सर्वर, और ये सिर्फ मास्टर का ही बनता है, ठीक है। और अगर मेरे पास ग्रुप ऑफ जो है सर्वर्स लगे हो, मल्टीपल ग्रुप्स ऑफ सर्वर लगे हो, उनका अगर मैंने एक रिडंडेंट या बैकअप रखना है कि अगर इन स्लेव्स में से भी कोई डाउन हो जाए तो उसकी जगह कोई ले ले, तो वो भी किया जा सकता है N+M के कॉन्फ़िगरेशन में, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूटेड क्या होता है कि मल्टीपल साइट है, एक सर्वर ये लगा हुआ 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 है, और सब जो है वो यहाँ पर नजर आए, तो ये जो है आपका जो है डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। की एडवांटेजेस क्या है, पावरफुल स्केलेबल डिवाइस है, 2000 चैनल्स। अब यहाँ पर भी एक लोग जो है, जो पुराने हमारे सर्वर्स होते थे उनसे थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि 2000 चैनल्स लिखे हुए यहाँ पर। तो 2000 चैनल्स का मतलब ये नहीं है कि सारे के सारे वीडियो चैनल्स या कैमरास वाले चैनल्स, 1000 वीडियो चैनल्स हैं, 1000 डोर्स, या आप जो है जो वीडियो इंटरकॉम है, टोटल डिवाइसेस जो है वो आपकी 2000 बन सकती हैं। जो वीडियो कैमराज हैं वो पर चैनल आप 10,000 1000 जो है पर सर्वर कर सकते हैं। और जो एक्सपेंडेबिलिटी है डीएसएस प्रो में डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क में, एक मास्टर 20,000 चैनल्स को मैनेज कर सकता है विद अलोंग विद 2 TB स्टोरेज कैपेसिटी, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क के थ्रू। उसके बाद इसकी जो सस्टेनेबिलिटी है या रिलायबिलिटी है वो N+N के कॉन्सेप्ट में भी आप कर सकते हैं। हॉट स्टैंड बाय आप स्लेव्स का बना दें, और मास्टर का भी आप एक हॉट स्टैंड बाय बना सकते हैं, ठीक है।
उसके बाद जो है इसके अंदर कुछ कस्टमाइजेबल जो है चीजें भी आपको मिल सकती हैं, जिसमें आप एपीआई एसडीके जो है प्रोटोकॉल के ऊपर जो है अगर किसी थर्ड पार्टी सिस्टम से इसको इंटीग्रेट करना चाहते हो तो वो भी पॉसिबल है, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर जो नई चीज जो ऐड की गई है वो है डीप एक्सप्लोर का मॉड्यूल। ये जो है एम्बेडेड है, इसकी कोई कॉस्ट नहीं है। ये मतलब कि आपके जब आप सॉफ्टवेयर को इवन ट्रायल वर्जन भी लेते हैं तो डीप एक्सप्लोर का मॉड्यूल जो है वो ओपन होता है, ठीक है। आप एक चैनल भी खरीदते हैं अगर, तो आपको डीप एक्सप्लोर का मोड जो है वो नजर आएगा। आगे की स्लाइड में मैं बताऊंगा कि ये कैसे काम करता है। लेकिन शॉर्ट टर्म में अगर मैं बात करूं आसान लफ्जों में, पुराने वर्जन में एआई सर्च का ऑप्शन होता था, या आपके एनवीआरस डीवीआरस या जो आपके ईवीएस होता है इसके अंदर जो है आईवीएसएस होता है, इसमें एआई सर्च के नाम से ये ऑप्शन होता है। डीएसएस प्रोफेशनल में डीप एक्सप्लोर के नाम से ये ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। उसके बाद मेन फंक्शंस अगर हम देखें, इसके इंटरफेस को देखें, तो इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट बेस्ड जो हमारे पास जो एप्लीकेशन, इसको जो है हम कहते हैं 3+2+1+n सिनेरियो एप्लीकेशन। क्या है ये तीन चीजें? ये जो 3+2+1+n क्या है, इसका मतलब क्या है कि 3 जो है सिक्योरिटी एप्लीकेशन इसके अंदर चल सकती है, 2 ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट की एप्लीकेशन चल सकती है, एक मेंटेनेंस सेंटर है इसके अंदर, और एन एक्सपेंशन ऑफ एप्लीकेशन से मुराद है जो एड्स ऑन मॉड्यूल्स इसके अंदर ऐड हो सकते हैं, उसको एन एक्सपेंशन ऑफ एप्लीकेशन कहते हैं, ठीक है। आगे इसकी मोर डिटेल है जब देख सकते हैं आप। पहले 3 मॉड्यूल्स, मॉनिटर सेंटर, इवेंट सेंटर, डीप एक्सप्लोर, ये 3 एप्लीकेशन जो है किससे रिलेटेड है? आपकी एप्लीकेशन मैनेजमेंट से, 3 सिक्योरिटी एप्लीकेशन मैनेजमेंट, ठीक है। उसके बाद एक मॉड्यूल है मेंटेनेंस सेंटर का, जिससे आप जो है ऑपरेशंस देख सकते हैं सर्वर के, कि सर्वर की कैपेसिटी कितनी यूज हो चुकी है, हार्ड ड्राइव कितनी यूज हो सकती है, हो चुकी है, इसमें रैम कितनी है, बैंडविड्थ कितनी आ रही है, जा रही है। उसके बाद चैनल कौन से ऑफलाइन है, ऑनलाइन है। मैं विजुअल आपको आज के सेशन में डेमो भी दिखाता हूँ इसका, ठीक है। ये हो गया आपका वन सिस्टम ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस मैनेजमेंट मॉड्यूल, ये हो गया 3+1, ठीक है। उसके बाद 2 मोर एप्लीकेशन है, एक्सेस मैनेजमेंट और व्हीकल एंट्री एग्जिट। 2 ऑब्जेक्ट बेस्ड पीपल और व्हीकल की मैनेजमेंट के 2 मॉड्यूल हैं। एक्सेस मैनेजमेंट में आप जो है ह्यूमन की कर सकते हैं, और व्हीकल एंट्री एग्जिट मॉड्यूल में आप व्हीकल की मैनेजमेंट कर सकते हैं थ्रू एएनपीआर कैमरास और पार्किंग जो आपके सोल्यूशन होता है। और जो एन मॉड्यूल है वो डिफरेंट मॉड्यूल हो सकते हैं, जैसे इंटेलिजेंट एनालिसिस का मॉड्यूल, बिजनेस इंटेलिजेंस का मॉड्यूल, पार्किंग मैनेजमेंट का मॉड्यूल, एमपीटी का मॉड्यूल, ठीक है। ये मॉड्यूल बेस्ड ट्रैफिक मॉड्यूल होता है। नॉर्मली इस डीएसएस में तो नहीं है, लेकिन मॉड्यूल एक वो भी होता है, वो भी एन एप्लीकेशन में आता है, ठीक है। तो ये जो है हमारा मॉड्यूल बेस्ड जो है इसका इंटरफेस है। 3+2+1+n, एन क्या है? मॉड्यूल के कौन कौन से मॉड्यूल इसमें ऐड ऑन हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं एक एक मॉड्यूल के ऊपर। जो पहली एप्लीकेशन है सिक्योरिटी एप्लीकेशन, उसके अंदर 3 मॉड्यूल है, मॉनिटर सेंटर, इवेंट सेंटर और डीप एक्सप्लोर सेंटर। मॉनिटर सेंटर में आपके जितने कैमरास हैं सारी चीजें जो है लाइव व्यू होंगी। इसमें जो सबसे अच्छी बात रखी गई है वो ये है कि फेस रिकग्निशन के लिए अलग मॉड्यूल पे क्लिक करने की जरूरत नहीं है। एएनपीआर के लिए पिछले वर्जन में V7 के अंदर क्या होता था, एएनपीआर का मॉड्यूल होता था, एफआर का मॉड्यूल होता था, इसी तरह मेटा डाटा का मॉड्यूल होता था, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन का मॉड्यूल होता था। जिस मॉड्यूल पे क्लिक करते थे उसके कैमरास चलते थे सिर्फ। अब ऐसा नहीं है, अब आपके फेस रिकग्निशन, एएनपीआर, मेटा डाटा, इवन एक्सेस कंट्रोल के रियल टाइम लॉग्स जो है लाइव व्यू के अंदर, लाइव व्यू के मॉड्यूल के अंदर आपको यहीं पर मिलेगा। पिछले वर्जन में क्या था कि प्लेबैक के लिए भी एक मॉड्यूल था, अब सारी चीजें इम्बेड कर दिया मॉनिटर सेंटर के नाम से। क्योंकि हम समझते हैं कि जब आपके मॉड्यूल बेस्ड होते थे, एक एक मॉड्यूल चीज का अलग होता था, तो पीछे वाला मॉड्यूल भी चलता रहता था और नया मॉड्यूल भी ऐड हो जाता था, तो प्रोसेसर पे लोड आ जाता था। अब हमने सारी चीजें एक ही मॉड्यूल में कर दी है ताकि जो है ये एफिशिएंट वे में मैनेज कर सके। दूसरे नंबर पे इवेंट सेंटर। इवेंट सेंटर में आपके जितने भी रियल टाइम अलार्म्स आ रहे होंगे वो ग्राफिकली विजुअली देख सकते हैं। आप उसमें ट्रेंड देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा कौन सा अलार्म आता है आपके सिस्टम में, इस सिस्टम पूरे सिस्टम में, सेंट्रलाइज सिस्टम में सबसे ज्यादा अलार्म देने वाला कैमरा कौन सा है, और सबसे ज्यादा आने वाला अलार्म टाइप कौन सा है। ट्रेंड्स देख सकते हैं, ग्राफ्स देख सकते हैं, विजुअली देख सकते हैं, उनको हैंडल कर सकते हैं, उनको फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। मतलब कि मैं मैनेजर हूँ, ठीक है, मेरा रोल है मैनेज करना, ठीक है। अगर मैंने देखा कि अभी इस सिस्टम में कोई अलार्म आया, ट्रिप वायर पे लाइन क्रॉस हुई है, ठीक है, अलार्म आया मेरे पास शो हो गया,
अब मैं चाहता हूँ कि यार इसकी इन्वेस्टिगेट तो करो ना, तो मैं इस अलार्म को फॉरवर्ड करके अपने सिक्योरिटी सुपरवाइजर को फॉरवर्ड करके कमेंट्स के साथ लिख सकता हूँ कि भाई ये जरा चेक करना, इसकी जरा इन्वेस्टिगेट करना, इस केस को जरा देखना, ठीक है। तीसरे नंबर पे डीप एक्सप्लोर का मॉड्यूल है, जिसके अंदर जो है आप जितने भी एआई वाले फंक्शंस हैं, ह्यूमन से रिलेटेड, व्हीकल से रिलेटेड, और पोज भी होता है, एमपीटी वाला भी होता है, उसके रिलेटेड जितने जो सर्च है वो आप डीप एक्सप्लोर के मॉड्यूल में प्लेबैक के लिए या इवेंट के लिए जो है वो आप रिकॉर्डिंग ढूंढ सकते हैं, पिक्चर्स ढूंढ सकते हैं, ठीक है। आगे मैं जो है ना लाइव में बताऊंगा कि कैसे। ये आप देख सकते हैं कि जो है मॉनिटर सेंटर में क्या क्या चीजें हो सकती हैं, क्या क्या चीजें हो सकती हैं आपके सामने। फेस रिकग्निशन वाला कैमरा लाइव में अपना पूरा विजुअल दिखा सकता है। मैप्स, जो आपके जो ग्राफिकल मैप्स होते हैं जिसमें आप डिवाइसेस पॉइंट करते हैं, वो सारा आपका इसके अंदर ऐड हो सकता है। उसके बाद इवेंट मॉनिटर, इवेंट मॉनिटर मतलब कि जो एआई के रिजल्ट है आपके साइट पर, वो हर एआई का जो है एक ही जगह पर आ रहा होगा, और आप फिल्टर आउट करके क्विकली भी कर सकते हैं। जैसे आप चाहते हो सिर्फ फेस रिकग्निशन के देखने, ऑल नहीं देखने, या आप चाहते हो सिर्फ एक्सेस कंट्रोल के लॉग्स देखने लाइव में, या आप चाहते हो सिर्फ एएनपीआर देखना है, या आप चाहते हो सिर्फ जो पार्किंग है उसके देखना चाहते हो, या आप चाहते हो मेटा डाटा के, तो आप वो कर सकते हो। उसके बाद आपके पास एक्सेस कंट्रोल के लॉग्स यहाँ पर लाइव में आ सकते हैं। वेब पेज खोल सकते हैं आप इसके अंदर लाइव के अंदर। एएनपीआर कैमरास जो है इसमें ऐड कर सकते हैं और उसमें लाइव में देख सकते हैं, ठीक है। और इसी लाइव मॉड्यूल में प्लेबैक का भी, सिंगल क्लिक में प्लेबैक इसी मॉड्यूल में रहते हुए आप प्लेबैक भी देख सकते हैं, ठीक है। जो थ्री सिक्योरिटी एप्लीकेशन का जो विजुअली अगर आप देखें टोपोलॉजी, सिंपल डिकोडर अगर लगाओ वीडियो वॉल, तो आपका डीएसएस प्रो और पीसी क्लाइंट लगे हो तो नीचे जो ऑपरेटर उसके पास तीन स्क्रीनें लगी हुई हैं डिफरेंट स्क्रीन के ऊपर। डीएसएस क्लाइंट जो है मल्टी स्क्रीन सपोर्टेड है, मतलब कि आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके जो है एक्सटेंडेड व्यू में डिफरेंट चीजें चला सकते हो। जैसे वीडियो वॉल पे अगर आप मैप चला दें, उसका मेंटेनेंस वाला मॉड्यूल चला दें, कुछ कैमरास इंपॉर्टेंट चला दें, और नीचे जो है लाइव व्यू का एक स्क्रीन एक इवेंट के लिए रख लें कि इवेंट हो तो यहाँ पर पॉपअप हो जाए। तीसरी स्क्रीन जो है मैप के लिए, विजुअली आप जो है ग्राफिकल मैप जो है ऑनलाइन या ऑफलाइन मैप के ऊपर जो है अपने डिवाइसेस का स्टेटस, अलार्मिंग का स्टेटस वो देख सकते हैं, ठीक है। ये हमने जो है ऑलरेडी डिटेल में बात कर लिया है कि इवेंट सेंटर के अंदर जो है, अच्छा इवेंट सेंटर में तीन चीजें हैं। इवेंट डैशबोर्ड जिसके अंदर ग्राफिकल आपको इंटरफेस नजर आएगा। रियल टाइम इवेंट जिसमें रियल टाइम आपको जैसे ही कोई इवेंट होगा तो यहाँ पर हाईलाइट हो जाएगा, उसकी वीडियो प्लेबैक आप फॉरवर्ड कर सकते हैं किसी और सुपरवाइजर को कि इन्वेस्टिगेट करें। और इवेंट हिस्ट्री, जो इवेंट हो चुके हैं वो उनको आप इन्वेस्टिगेट बाद में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो डीप एक्सप्लोर में जो है आपके पास ड्रैग एंड ट्रैक फंक्शन है फॉर व्हीकल और ह्यूमन, जिसपे आपको मैप पे पूरी ड्राइव ट्रेल या वॉक ट्रेल जो है आपकी बना देगा फेस से या गाड़ी से, ठीक है। तो ये जो है एक्टिविटी आपका डीप एक्सप्लोर के मॉड्यूल में रखी गई है, जिसके अंदर आप मेटा डाटा ह्यूमन सर्च बाय ह्यूमन भी आप कर सकते हैं अगर आपका आईवीएसएस जो है इसके साथ लगा हो, ठीक है। अगर हम बात करें कि किस तरह से एक बंदे को ट्रैक किया जाता है, तो इसकी एक वीडियो है, अगर आपको नजर आएगी कि डीएसएस V8 में पर्सन को कैसे ट्रैक करते हैं। डी एक्सप्लोर पे गए, पर्सन पे क्लिक किया, आप नाम से भी कर सकते हैं किसी को, जैसे माइकल एक डेटाबेस में नाम डला हुआ था, इसको हम आज की डेट में या पिछली 7 दिन का डाटा जो है हम देखना चाहते हैं, तो सर्च के ऊपर क्लिक करेंगे तो इसकी सारा रिकॉर्ड आ जाएगा, ठीक है। और जो है जिस जिस पिक्चर को आप क्लिक करके अगर आप मल्टीपल तस्वीरों को क्लिक करके एक पाथ जनरेट करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकेंगे, ठीक है। उसकी अगर उसके साथ, अच्छा एक और बात है कि अगर वो पर्सन जो है वो आपके डेटाबेस में विद एएनपीआर अगर उसकी गाड़ी भी रजिस्टर है तो उसका भी डाटा आपको यहाँ पर मिल सकता है सिंगल क्लिक में, ठीक है। एक्सेस कंट्रोल अगर उसके पास रजिस्टर है उसी नाम पे, तो हमने क्या किया है, अब जो लाइब्रेरी बनाई है पर्सन की डेटाबेस की, वो गाड़ियों के लिए भी वही यूज होती है, एक्सेस कंट्रोल के लिए भी वही यूज होती है, ठीक है। उसको आप जो है वाइट लिस्ट ब्लैक लिस्ट में जो है वहां से भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो आपकी जो तीनों का रिकॉर्ड इस माइकल का, चाहे उसकी गाड़ी थी एनपीआर का रिजल्ट आ जाएगा, एक्सेस कंट्रोल था तो ये आपको बता रहा है कि 11 एक्सेस कंट्रोल के रिकॉर्ड है। अब ये जो है इसकी ड्राइव ट्रेल दिखा रहा है कि गाड़ी कहाँ से एंटर हुई है, एग्जिट हुई है, और जो है यहाँ से गुजरा, ये मेटा डाटा वाले कैमरे से फेस रिकॉग्नाइज हुआ, ठीक है। तो ये जो है हमारा पर्सन ट्रैकिंग का जो है फंक्शन जो है इसके अंदर था, ठीक है, डीप एक्सप्लोर के जरिए। आगे चलते हैं कि अगर कोई बंदा डेटाबेस में नहीं है तो फिर क्या होगा।
स्ट्रेंजर को कैसे सर्च करते हैं, आप किसी बंदे की पिक्चर सर्च कर सकते हैं, जैसे लाइव व्यू में आपने देखा ये बंदा आ रहा है, तो आप यहीं पे पॉज करके यहीं से आप जो है इसको सिलेक्ट करके पूरा ह्यूमन सिलेक्ट करके, इसके लिए आपको आईवीएसएस लगाना जरूरी है, एम वाली या आई वाली जो होती है, सर्च बॉय बॉडी। अब इस बॉडी से वो आप 90% सिमिलैरिटी से मैचिंग रिजल्ट जो है वो आप देख सकते हैं और ढूंढ सकते हैं अपनी पूरी डेटाबेस में जो तस्वीरें उसने कैप्चर की होंगी ह्यूमन बॉडी की, तो ये जो है उसका पूरा रिकॉर्ड निकाल के ले आएगा। लेकिन इसके लिए लाजमी है कि आईवीएसएस जो है वो आई वाला एम वाला जो है कनेक्टेड हो आपके डीएसएस वर्जन 8 के साथ, तब जाके ये सर्च बाय ह्यूमन बॉडी भी करा सकते हैं आप इससे, ठीक है। उसके बाद है जी लाइसेंस प्लेट को किस तरह से सर्च किया जाता है डीप एक्सप्लोर में, इसका भी आप देख सकते हैं। व्हीकल पे ए डीप एक्सप्लोर में व्हीकल का ऑप्शन है, आप डायरेक्टली नंबर प्लेट लिख के भी कैमरा सिलेक्ट करके कि कहाँ कहाँ से ये गुजरा आप नंबर प्लेट सर्च करें, ठीक है। नंबर प्लेट सर्च करने के बाद चैनल सेलेक्ट करेंगे और यस्टरडे या कभी जिस दिन का डाटा आपको चाहिए आपका पूरा उस नंबर प्लेट का सारा डाटा आपको बना के वो सामने ला के दे देगा विद क्लिप्स। आप इसकी ड्राइव ट्रेल भी बना सकते हैं मल्टीपल कैमरास को सिलेक्ट सिलेक्ट करके, ये प्लेबैक इसकी जब वो गाड़ी गुजरी थी। ITC 237 437 ये कैमरास इसके साथ सपोर्टेड है। नंबर प्लेट अगर आपको फजी सर्च भी इसमें अवेलेबल है, मतलब कि अगर आपको पूरी गाड़ी का नंबर याद नहीं है, LEB 33 याद है, आगे का रीजन नहीं याद, तो आप इससे भी सर्च कर सकते हैं, तो मिलती जुलती सारी नंबर प्लेट वो सर्च करके ले आएगा। प्लेबैक देख सकते हैं। ठीक हो गया, ये था हमारा नंबर प्लेट सर्च का तरीका। उसके बाद आ जाते हैं दूसरा मॉड्यूल जो दो ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट की एप्लीकेशन है, जिसके अंदर एक्सेस मैनेजमेंट और व्हीकल एंट्रेंस और एग्जिट मैनेजमेंट। व्हीकल एंट्री और एग्जिट मैनेजमेंट होती है आपके एनपीआर कैमरे से बैरियर लगा के और उसके साथ एक वीडियो लगा के, ताकि अगर कोई नई गाड़ी आती है तो वो कॉल करे और आप डीएसएस से कमांड दें बैरियर को, बैरियर खुल जाए। एक्सेस मैनेजमेंट में आपके चार फंक्शंस जो है वो आते हैं। एक्सेस मैनेजमेंट में आपका एक्सेस कंट्रोल आ जाता है, टाइम अटेंडेंस आ जाता है, इसके अंदर विजिटर मैनेजमेंट का प्लेटफॉर्म आ जाता है और वीडियो इंटरकॉम आ जाता है, तीनों इसके अंदर है। तो ये दो मॉड्यूल जो है वो ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट एप्लीकेशंस के लिए यूज होता है। अब देख सकते हैं कि मल्टी डिमेंशनल मैनेजमेंट ऑफ पर्सनल, आप जो है फिंगरप्रिंट, कार्ड, पासवर्ड और फेस वाली डिवाइसेस इसके साथ इम्बेड कर सकते हैं। आप क्यूआर कोड वाला भी ऑप्शन इसके अंदर अवेलेबल है, वर्जन जो 8.1 है उसके अंदर, ठीक है। और अटेंडेंस मैनेजमेंट, वीडियो इंटरकॉम, एक्सेस कंट्रोल, ये आपके एक्सेस मैनेजमेंट के मॉड्यूल के अंदर ये ऑप्शन अवेलेबल है। उसके बाद एक्सेस कंट्रोल पे अगर बात करें तो ये एक्सेस कंट्रोल के लॉग्स, उसकी कॉन्फ़िगरेशन, यूजर की मैनेजमेंट, वो सारी आप यहाँ से कर सकते हैं और रियल टाइम लॉग्स भी यहाँ पर भी दिखाएगा, और अगर लाइव व्यू में कैमरास के साथ देखना चाहते हैं वहां पर भी दिखाएगा। उसके बाद विजिटर मैनेजमेंट का बहुत जबरदस्त जो है आसान सॉफ्टवेयर जो है इसके अंदर इम्बेड किया गया है। एक्सेस मैनेजमेंट का जब आप मॉड्यूल लेते हैं, एक लाइसेंस भी परचेज करेंगे तो ये मॉड्यूल अवेलेबल है, ठीक है। आप क्या करेंगे, प्री बुकिंग कर सकते हैं, आप जो है रजिस्ट्रेशन ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, किससे मिलने आए या किसके पास जा रहे हैं और कौन सा कार्ड इशू हो रहा है इसको, ठीक है, किस फ्लोर का। ऑन साइट रजिस्ट्रेशन, अपॉइंटमेंट रजिस्ट्रेशन, ग्रांट परमिशन के किस फ्लोर पे जाना है, किधर जाना है, इसने कहाँ पे एक्सेस हो कहाँ पे ना हो, वो आप क्या क्या दे सकते हैं, मतलब कि जो फिंगरप्रिंट है उसकी या फेस रिकग्निशन है, क्यूआर कोड है, आप उससे जो है जो भी परमिशन देना चाहते हैं उससे आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद चेकआउट के वक्त जो है वो चेकआउट होगा तो ऑटोमेटिक जो है वो जो उसका फॉर्म है वो क्लोज हो जाएगा, और रिकॉर्ड भी ट्रेसेबल है इसका, आप जो है विजिटर को ट्रैक बैक कर सकते हैं कि कब कौन आया था। और आप ये भी कर सकते हैं कि फेस रिकग्निशन की तस्वीर वेबकैम के थ्रू डाल के फेस रिकग्निशन वाली डिवाइसेस पे डाटा रियल टाइम में सिंक्रोनाइज करते जाए, वो भी कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो इंटरकॉम में एप्लीकेशन ये सपोर्टेड है, इसी के अंदर एज अ सिप सर्वर जो है ये डीएसएस प्रोफेशनल जो 5000 आईडीज तक जो है, 5000 आईडीज का मतलब 5000 डिवाइसेस इसमें इंक्लूड होता है। वीटीएच एक डिवाइस है, वीटीओ एक डिवाइस है और वीटीएस भी एक डिवाइस है, ठीक है। तो अगर इस बेस के ऊपर करें तो 5000 डिवाइसेस का ये एक सर्वर जो है सपोर्ट कर सकता है, सिप सर्वर
बन सकता है, ठीक है, डीएसएस प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर। और इसके अंदर जो है मोबाइल ऐप के यूजर्स भी इसमें आप ऐड कर सकते हैं कि कॉल फॉरवर्ड करनी है या आपने कॉल करना है विजिटर को, या वो घर पे नहीं है तो उसके मोबाइल पे फॉरवर्ड हो जाए, डीएसएस अजाइल के अंदर जो है वो कॉल फॉरवर्ड हो जाएगी, ठीक। अटेंडेंस मैनेजमेंट में आपके अटेंडेंस की रिपोर्टिंग है, जो भी अटेंडेंस डिवाइसेस है उनकी रिपोर्टिंग, उनकी मैनेजमेंट और उसकी स्केजुलिंग, शिफ्ट बनाना, सारी चीजें यहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो व्हीकल एंट्री एग्जिट मॉड्यूल है उसके अंदर क्या है कि आपकी जो सिंपल टोपोलॉजी है आप देख सकते हैं कि बैरियर लगा हुआ है, उसके साथ हमारा एएनपीआर वाला कैमरा है और साथ में वीडियो लगी हुई है, ठीक है। ये एंट्रेंस है, सॉरी, ये एंटर हुई गाड़ी, अगर वो नया था, नहीं है, एनपीआर ने रिकॉग्नाइज किया इस बंदे को, वीडियो के ऊपर बटन दबाएगा, कॉल जो है आपकी डीएसएस में आएगी, डीएसएस वाला पूछेगा कि आपने किससे मिलना है, क्या करना है, किसके पास जाना है, वो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन रख के और जो है वहीं से डीएसएस से ही कमांड देगा, बैरियर ओपन हो जाएगा और वो आ सकता है, ठीक है। और एग्जिट के ऊपर आप रूल भी सेट कर सकते हैं कि अगर एक गाड़ी एंटर हुई है, अंदर गई है, तो जहरी बात है उसको एग्जिट के ऊपर ना रोको। एग्जिट के ऊपर भी अगर आप लगाना चाहते हैं लॉजिक के डेटाबेस मेंटेन हो, वो भी आप कर सकते हैं। अगर उस पे भी गाड़ी नहीं खुलेगी तो आप जो है कॉल करके कंट्रोल रूम में और मैनुअली बैरियर को ओपन करवा सकते हैं। लेकिन अगर आपके नंबर प्लेट की डेटाबेस बनी हुई है डीएसएस में, नंबर प्लेट रिकॉग्नाइज होगी, बैरियर ओपन हो जाएगा और आप अंदर जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है मेंटेनेंस सेंटर, मेंटेनेंस सेंटर में आप जो है सर्वर की पूरी ग्राफिकली जो रिपोर्ट है वो देख सकते हैं, जैसे कि इसका सीपीयू कितना यूज हो चुका है सर्वर के ऊपर जब इंस्टॉल होता है, रैम कितनी यूज है, डिस्क कितनी रह गई है, कितनी फ्री है, ठीक है। उसके बाद बैंडविड्थ कितनी इनकमिंग आ रही है, कितनी आउटगोइंग जा रही है, उसके बाद सर्विसेज कितनी आप पे हैं, डिवाइसेस कितनी आप पे, कौन कौन सी ऑनलाइन है, कौन सी ऑफलाइन है, पूरा मेंटेनेंस का है, जो आईटी के लिए लोगों के लिए ज्यादातर जो है नॉर्मली बहुत जबरदस्त चीज है, ठीक है। उसके बाद जो है आपके पास कुछ ऑप्शन जो है अब अवेलेबल है, जैसे आप रिमोटली जो है फर्मवेयर को डीएसएस प्रो में बैठ के अपग्रेड कर सकते हैं। लेकिन याद रखें कि जो है इस डिवाइसेस में सिर्फ आईपी कैमरा और एक्सेस कंट्रोल जो है वो अवेलेबल है, और जो आप जो अपग्रेड का टाइम कस्टमाइज भी सेट कर सकते हैं कि रात को 2 बजे जो है ये वाले कैमरे जो है वो इस फर्मवेयर से अपग्रेड हो जाए। लेकिन पैकेज साइज जो है फर्मवेयर का 2 GB से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आप ये कर सकते हैं डीएसएस प्रो 8 वर्जन में। उसके बाद इंटेलिजेंट एनालिसिस या जो मॉड्यूल बेस्ड होते हैं उसके अंदर इंटेलिजेंट एनालिसिस में पीपल काउंटिंग का जो मॉड्यूल है वो ऐड होता है। उसके बाद उसके अंदर पीपल काउंटिंग की जो हिस्टोरिकल है, हीट मैप है, उसके अंदर इन एरिया एनालिसिस है कि कितने लोग इस एरिया में जो है आ रहे हैं, जा रहे हैं, एंटर हो रहे हैं, एग्जिट हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद पीपल फ्लो कंट्रोल भी है इसमें अवेलेबल कि इतने लोग अंदर आ सकते हैं, जब ये आ जाए तो ये रेड लाइट जल जाए, तो इसको पीपल फ्लो कंट्रोल कहते हैं। की फीचर्स में आपने देखा कि जो है ऑफ कोर्स मॉड्यूल बेस्ड है, ठीक है, मॉड्यूलर है, और जो है इसके अंदर जो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये कि आपके पास जो है हर चीज का जो है हर एप्लीकेशन का मॉड्यूल है। मॉनिटर सेंटर में आपकी सारी चीजें जो है वो मॉनिटर से रिलेटेड है। जैसे आप वीडियो वॉल की कॉन्फ़िगरेशन जब लाइव में कर रहे हैं तो आपकी प्लेबैक रिलेटेड टू लाइव व्यू जो है सारी चीजें वो मॉनिटर सेंटर, इवेंट से रिलेटेड सारी चीजें इवेंट सेंटर, सर्च एआई सर्च से रिलेटेड सारी चीजें डीप एक्सप्लोर, एक्सेस कंट्रोल से रिलेटेड एक्सेस कंट्रोल, वीडियो इंटरकॉम अटेंडेंस, और जो आपका एक्सेस अटेंडेंस और वीडियो इंटरकॉम और विजिटर मैनेजमेंट, वो सारा इस मॉड्यूल में, तो मॉड्यूल बेस्ड है सारा, ठीक है। उसके बाद जो है डिवाइस एक्सेस बहुत अच्छी है इसके अंदर, जो है अब 2000 वीडियो चैनल्स जो है अप टू 200 GB पहले होता था, अब जो है हमने इसको बढ़ाकर 8.1 वर्जन जो डीएसएस प्रो का है उसके अंदर 400 GB कर दिया, ठीक है। उसके बाद जो इवेंट की एक्यूरेसी है वो 600 पर सेकेंड जो है इवेंट्स जो है ये इस एफिशिएंटली जो है हैंडल कर सकता है, ठीक है। और जो फेस का जो डेटाबेस है वो 20 मिलियन रिकॉर्ड्स के बाद ओवरराइट होगा, और जो आपका जो एनपीआर है वो 5 मिलियन का डेटाबेस जो है वो ओवरराइट होगा, ठीक है। उसके बाद जो है आप इसके साथ जो है इंडिपेंडेंट डेटाबेस डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं अगर एक्सेस कंट्रोल के लिए नॉर्मली करते हैं, या फिर जो आपके फेस रिकग्निशन का रिकॉर्ड है, एनपीआर रिकॉर्ड है, इसको अगर बढ़ाना है तो आप जो है 30 मिलियन तक का एक सेपरेट डीएसएस का इंडिपेंडेंट जो है सर्वर बना सकते हैं डेटाबेस के लिए, और डिप्लॉय कर सकते हैं उसको फॉर इंक्रीजिंग द कैपेसिटी अप टू 30 मिलियन मोर
ठीक है, एक तो उसकी मास्टर सर्वर की होगी, मेन सर्वर की, एक उसके साथ एक और सर्वर एक्सटेंड करके 30 मिलियन मजीद बढ़ाई जा सकती है इसकी कैपेसिटी। बैंडविड्थ मैनेजमेंट का इसके अंदर जो है ना बहुत जबरदस्त जो है इसमें स्ट्रेटेजी यूज की गई है। स्ट्रेटेजी क्या है कि पहले क्या होता था कि जो है मेन जब आप लाइव व्यू कर रहे हो, लाइव व्यू से दूसरे मॉड्यूल में गए तो लाइव व्यू पीछे चल रहा होता था। अब हमने क्या स्ट्रेटेजी की है कि अगर लाइव व्यू से मैं किसी और इवेंट वाले मॉड्यूल में क्लिक करता हूँ, यहां से स्विच करके यहाँ वाले मॉड्यूल में आता हूँ, तो यहाँ पे पॉज हो जाएगी वीडियो, ताकि जो है अच्छा जैसे ही पॉज होगी वो रैम और जो प्रोसेसर है वो नीचे आ जाएगा, ताकि आप दूसरे काम एफिशिएंटली कर सकें। ठीक है, और दूसरे नंबर पे इसमें जो है ना एक नई स्ट्रेटेजी लाए हैं हम बैंडविड्थ मैनेजमेंट के लिए कि 600 एमबी हमारे पास होती थी नॉर्मली, और जो नॉर्मल होता था ट्रांसफर मोड वो कैसा होता है कि पहला कैमरा ऐड हुआ लैन के ऊपर, लैन से गया वो डीएसएस के पास, डीएसएस से गया वो क्लाइंट पीसी के पास और वहां पर व्यू करता था। इस सीक्वेंस में आपके पास बैंडविड्थ है 600 एमबी। 600 एमबी पूरी हो गई तो आप जो है और कैमरे मॉनिटर नहीं कर सकते। अब हमने क्या किया है, एक और ऑप्शन दिया है ताकि जो है स्मूथ हो जाए, मजीद बैंडविड्थ बढ़ जाए। उसका तरीका ये है कि कैमरा जो है वो हम ऐड करा दें डीएसएस में, और कैमरे की डायरेक्ट स्ट्रीम जो है लाइव व्यू जो है किसी क्लाइंट में हम ले लें, डीएसएस को प्रोसेस करने की जरूरत ना पड़े। लाइव व्यू के लिए, रिकॉर्डिंग के लिए आपको करना पड़ेगा, लेकिन लाइव व्यू में जो है आप डायरेक्ट स्ट्रीम कैमरे से डायरेक्ट पीसी क्लाइंट पे भी ले सकते हैं, इसमें आप ये प्रोसेस नहीं करेगा। ठीक है, तो इसको जो है आप सपोर्ट जो है पी टू पी और ऑन वेब पे सपोर्टेड नहीं है, सिर्फ धावा के कैमरास के लिए ये सपोर्टेड है अभी फंक्शन। और ऑटो रजिस्टर की डिवाइसेस जो है अगर वो ऐड हो वो उसके ऊपर भी ये ऑप्शन अवेलेबल है। ठीक है, उसके बाद जो है इसके अंदर जो परफॉर्मेंस की जो ऑप्शन है क्लाइंट पे, नए क्लाइंट के अंदर जो नया वर्जन है उसके क्लाइंट के अंदर ये ऑप्शन अवेलेबल है कि आप जो है सीपीयू यूज करना चाहते हैं लाइव व्यू की कैपेसिटी के लिए, या फिर जीपीयू डिकोडिंग, यानी जो अगर ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है पीसी के अंदर, क्लाइंट पीसी के अंदर, उसको यूटिलाइज करना चाहते हैं, या फिर मिक्स एंड मैच करना चाहते हैं कि यार सीपीयू की 30% यूज हो उसके बाद जीपीयू पे आ जाए लोड। ठीक है, तो ये भी आप कर सकते हैं। और जो है अगर सीपीयू जो है थ्रेशोल्ड आपका 80%, 30% से थ्रेशोल्ड है 80% अगर हो तो उसके ऊपर ये एरर देना शुरू कर देगा कि आपका सीपीयू ज्यादा एक्सीड हो चुका है। ठीक है, तो ये भी आपके पास सीपीयू सॉफ्टवेयर डिकोडिंग और जीपीयू सॉफ्टवेयर डिकोडिंग या मिक्स मैच मोड आप दोनों तीनों यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके पास जो है आपके पास डिवाइसेस किस तरह की है, IP6P आप वर्जन सपोर्टेड है, आप डिवाइसेस ऐड करा सकते हैं। वीडियो चैनल, नॉर्मल कैमरा, फेस रिकग्निशन, एनपीआर, थर्मल कैमरा, पैनोरामिक कैमरा, आईवीएसएस, एक्सेस कंट्रोल, ये सारी डिवाइसेस जो है आपके पास सपोर्टेड है। अब जो नई चीजें ऐड हुई है वो एमपीटी इसके अंदर अवेलेबल है, और आपकी जो बैगेज स्कैनर है, वॉक थ्रू गेट है, उसके बाद थर्ड पार्टी ऑन विथ कैमरे की लिमिटेशन हमने खत्म कर दी है इसमें से। ठीक है, फिर स्टोरेज के मोड क्या आपके अवेलेबल है डीएसएस प्रो के लिए। आप जो है ये कर सकते हो कि कैमरा जो है ईवीएस में ऐड करके और ईवीएस को डायरेक्ट डीएसएस प्रो में कर दें, ये रिकमेंडेड है। नॉर्मली हम ऐसे ही यूज करते हैं इसको। और दूसरा मेथड ये भी है कि आप ईवीएस में कैमरे, डीएसएस में कैमरे ऐड करें और ईवीएस को एज अ सैंड डिवाइस यूज कर लें, ये भी किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन ये दो मोड जो है रिकमेंडेड है। एक तीसरा मोड होता है कि कैमरे डीएसएस में आए, डीएसएस से आइस कसी मोड में जो है आप आईपी सैन मोड जो है यूज करके इसको रिकॉर्डिंग बना ले, लेकिन ये हम नॉर्मली रिकमेंड नहीं करते क्योंकि इसकी लिमिटेशन थी 200 टीबी और अब बढ़ा दिए वर्जन 8.1 में 400 टीबी तक। ठीक है, वर्जन 8.0.4 में जो है वो 200 टीबी ही है। ठीक है, उसके बाद जो है आप सॉफ्ट ट्रिगर्स क्रिएट कर सकते हैं इवेंट के, मतलब कि मैन्युअली लाइव व्यू में एक बटन बना बना दें कि मैंने ऑपरेटर ने देखा है कुछ, मैं इन्फॉर्म करना चाहता हूं, तो मैं वहीं पर लाइव व्यू के अंदर कैमरे के ऊपर एक बटन बना दूं, वर्चुअल बटन, उसको दबाऊं तो वो ऑटोमेटिक जो है वो इवेंट को मैन्युअली ट्रिगर कर दे। तो ये भी ऑप्शन जो है एक नया ऐड किया गया डीएसएस वर्जन 8 में। ठीक है, मैन्युअली इवेंट को ट्रिगर करना। उसके बाद जो है नॉर्मली क्या होता था, एक इशू आता था टाइम सिंक्रोनाइजेशन का। तो अगर आपका एक सर्वर जो है एमएसटी उसके ऊपर चल रहा है, एक चाइना टाइम के ऊपर चल रहा है, पीएसटी टाइम पे चल रहा है, सीएसटी, ईएसटी, तो सारे सेंट्रलाइज जो है ये जो मल्टीपल टाइम्स जोन की जो है एप्लीकेशन में भी आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है,
उसके बाद जो है इजी ऑपरेशन, मतलब कि आपके पास जो है पे एज यू गो, मतलब कि जितने लाइसेंस आपको चाहिए। अच्छा, इसकी लाइसेंसिंग का मॉड्यूल बहुत आसान है, मैं आपको समझा देता हूँ। लाइव व्यू के लिए, लाइव व्यू के लिए आप क्या करते हैं कि जो है आपके पास जो है एक ऑप्शन आता है बेस लाइसेंस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बेस लाइसेंस के बगैर सॉफ्टवेयर नहीं चलेगा। बेस लाइसेंस में 16 कैमरे वीडियो वाले आप चला सकते हैं, और ये 16 कैमरे एफआर वाले भी हो सकते हैं, मेटा डाटा भी हो सकते हैं, एएनपीआर भी हो सकते हैं, यानी 16 एएनपीआर के लिए एक बेस लाइसेंस इज इनफ। 16 वीडियो चैनल का मतलब है कि किसी भी तरह का कैमरा इसके ऊपर चल सकता है। एआई वाले जो अलग से लाइसेंस लेने पड़ते थे, अब खत्म कर दिए। अब सिर्फ आपको वीडियो लाइसेंस चाहिए जिसपे एनपीआर भी चल जाएगा, फेस रिकग्निशन भी चल जाएगा, मेटा डाटा भी चल जाएगा, और जो आपके एआई फंक्शन, स्ट्रिप वायर और लाइन क्रॉसिंग, ये वाले भी फंक्शन आपको ऐड मिलेंगे। ठीक है, तो 16 कैमरों का मतलब है कि बेस लाइसेंस में फेस रिकग्निशन अगर 16 चाहिए, 16 ट्रिप वायर चाहिए, तो एक ही बेस लाइसेंस में ये काम हो सकता है। उसके बाद पर वीडियो चैनल आपको एक एक्सपेंड करना पड़ेगा। अगर आपको 17 चैनल का चाहिए तो एक बेस लाइसेंस प्लस 1 वीडियो चैनल। अगर आपको 32 चाहिए तो एक बेस लाइसेंस और 16 वाला, यानी और 16 वीडियो चैनल का लाइसेंस चाहिए। ठीक हो गया, ये हो गया आपका वीडियो चैनल्स के लिए। इसी तरह आप कहते हो कि यार मेरे पास तो इस जो मैं मेरी एप्लीकेशन है उसके अंदर तो सिर्फ मैंने एक्सेस कंट्रोल यूज करना है, तो उसका भी तरीका दिया है कि एक बेस लाइसेंस एक्सेस कंट्रोल के लिए भी दे दिया, 16 डिवाइसेस के लिए 16 एक्सेस कंट्रोल के लिए एक बेस लाइसेंस बना दिया, और उसके बाद पर चैनल। ठीक हो गया, ये दो चीजें आसान हो गई, सिंपल हो गई। उसके बाद जो आपके मॉड्यूल्स हैं, उसमें जो मॉड्यूल खरीदने वाले हैं वो है इंटेलिजेंट एनालिसिस वाला मॉड्यूल, जिसमें पीपल काउंटिंग और हीट मैप चलता है वो। उसके बाद व्हीकल एंट्री और एग्जिट मॉड्यूल खरीदा जा सकता है। बिजनेस इंटेलिजेंस मॉड्यूल खरीदा जा सकता है। पार्किंग मैनेजमेंट का जो है नए वर्जन में वो एक नया मॉड्यूल ऐड किया गया है, एमपीटी का नया मॉड्यूल ऐड किया है। इसी तरह जो है इसके अंदर जो सिक्योरिटी, जो इंस्पेक्शन यानी बैगेज स्कैनर और वॉक थ्रू गेट है उसका मॉड्यूल है, वो भी आप परचेज कर सकते हैं। बाकी चीजें जो है नॉर्मली मेंटेनेंस सेंटर, इसका कोई लाइसेंस नहीं होता, ये साथ ही आती है। मॉनिटर सेंटर, इवेंट सेंटर और मेंटेनेंस, ये 3 मॉड्यूल तो बाय डिफॉल्ट जो है इसके अंदर होंगे। ठीक है, उसके बाद जो है आपके पास डिस्ट्रीब्यूटेड में मैंने आपको बताया था मेन सर्वर, सब सर्वर, और इनके सारे कैमरे जो है मेन सर्वर से आप जो है डिस्ट्रीब्यूटेड जो है नेटवर्क बना सकते हैं। ठीक है, इजी एक्सपेंशन है, मतलब कि आपके मल्टीपल साइट्स, अगर आज जो है आपने एक कंट्रोल रूम 1 बनाया है जिसके अंदर जो है कराची की सारी साइटें आके मर्ज हो रही हैं, एक लाहौर में बनाया है, एक आपने इस्लामाबाद में बनाया है, आप तीनों को एक जगह पर भी ला सकते हैं। यही इसकी जो है इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू है वो बढ़ाता है, इसकी डीएसएस प्रो की वैल्यू को बढ़ाता है। ठीक है, आई थिंक बाकी चीजें इसमें जो है इतनी खास नहीं है, तो मैं चल चाहता हूँ कि आपको एक दफा विजुअल दिखा दूं, और उसके बाद फिर मैं प्रोडक्ट की अपडेट बताऊं कि वर्जन 8.04 के बाद वर्जन जो नया अब अवेलेबल है वेबसाइट पे ट्रायल वर्जन, वो है वर्जन 8.1। उसके अंदर क्या अपडेट हुई है, लेकिन पहले उससे हम डेमो लेंगे। अगर किसी का कोई सवाल हो यहाँ तक, तो हैंड रेज करके आप माइक पर आ सकते हैं और अपना सवाल पूछ सकते हैं। हैंड रेज कर सकते हैं और अपना सवाल माइक पर पूछ सकते हैं। क्या किसी का कोई सवाल है? अगर किसी का कोई सवाल है तो वो माइक हैंड रेज करके जो है माइक पर आ सकते हैं। ओके, आई थिंक अगर किसी का सवाल नहीं है तो हम कंटिन्यू रखते हैं इसको, और अब जो है हम चलते हैं अपने डीएसएस के डेमो की तरफ। ये हमारे पास एक लाइव सिनेरियो है, ये हमारे पास एक लाइव सिनेरियो है जो कि दुबई में एक रियल टाइम प्रोजेक्ट पे चल रहा है। ठीक है, कंट्रोल रूम। ठीक है, उसकी मैंने लाइव एक्सेस लिया आपके डेमो के लिए। ठीक है, मॉनिटर सेंटर, इवेंट सेंटर, डीप एक्सप्लोर, मैं बारहा जो है इसकी डिटेल जो है आपको बता चुका हूँ अपनी प्रेजेंटेशन के दौरान। अब मैं विजुअली जो है स्विफ्टली आपको दिखाऊंगा सारे मॉड्यूल्स एक एक करके। सबसे पहले मेंटेनेंस मॉड्यूल, जो कि पिछले मॉड्यूल्स में नहीं होता था। ठीक है, मेंटेनेंस मॉड्यूल में अगर आप देखें, थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि मैंने लाइव आईपी पे एक्सेस किया हुआ है।
जी आपके साथ। ओके जी, आपके पास जो है ये मेंटेनेंस का जो है मॉड्यूल है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं सीपीयू यूजेज जो इस जिस सर्वर पे ये इंस्टॉल है मास्टर। उसके बाद रैम 44%, डिस्क यूजर 0.1% है। उसके बाद बैंडविड्थ कितनी आपको अब डाउनलिंक का है, अपलिंक कितनी है, सर्विसेज कितनी आप पे हैं। उसके बाद उसका डाउन टाइम ट्रेंड, उसके बाद फॉल्ट टॉलरेंस, उसका डिवाइसेस का जो है। उसके बाद आपके पास जो है हार्ड ड्राइव, वीडियो की हार्ड ड्राइव कितने परसेंट यूज, इमेज फाइल की हार्ड ड्राइव, इंसिडेंट फाइल्स की। आप अलग अलग भी जो है इसकी एनालिसिस मेंटेनेंस जो है वो कर सकते हैं। और ये आप वीडियो वॉल के ऊपर पेस्ट कर सकते हैं एक स्क्रीन के ऊपर, विच विल क्रिएट अ वेरी गुड इमेज फॉर कंट्रोल रूम एनवायरनमेंट। ठीक है, अगर आप डिवाइसेस लेवल का देखना चाहते हैं, सिर्फ डिवाइसेस का, तो कितनी ऑनलाइन है, ऑफलाइन है। उसके बाद रेशियो ऑफ ऑनलाइन कितना है। ठीक है, उसके बाद डिवाइस स्टेटस, उसके बाद सर्वर स्टेटस, फॉल्ट, डिवाइस अपग्रेड, जो आपको मैंने बताया था कि आप जो है इसके अंदर जो है प्लान बना सकते हैं कि कौन सी डिवाइस का वर्जन जो है वो अपग्रेड आप कितने बजे कस्टमाइज या इसी वक्त अपलोड करना चाहें, वो आप यहाँ पर बैठ के। आपको ये एक इशू रहता था कि ब्रांच में जो है कैमरे का फर्मवेयर अपग्रेड करना है, तो ब्रांच में ही जाना पड़ता था अपलोड करने के लिए फर्मवेयर। अब आपके पास DSS V8 के अंदर ये ऑप्शन अवेलेबल है कि आप यहाँ पर बैठ के ही इसको फर्मवेयर को अपग्रेड कर सकते हैं। ठीक हो गया, ये था मेंटेनेंस मॉड्यूल। इंटेलिजेंट एनालिसिस मॉड्यूल क्या है? पीपल काउंटिंग, हीट मैप और उसकी रिपोर्टिंग। ठीक है, उसके बाद पार्किंग लॉट क्या है? जो आपके एनपीआर कैमरास विद पार्किंग एंट्री और एग्जिट को मैनेज करते हैं। इसके अंदर 8 जो है एंट्री एग्जिट मैनेज हो सकती है, यानी 4 एंट्री एग्जिट, टोटल 8 एनपीआर कैमरास, एक एंट्री एक एग्जिट। तो चारों का रिस्पॉन्स यहाँ पे लाइव व्यू में है। उसके बाद इसकी सर्च, कितने बजे गाड़ी एंटर हुई, कितने बजे एग्जिट हुई। अगर कोई गाड़ी एग्जिट हुई है और उसका रिकॉर्ड नहीं है, तो उसको फोर्सफुली आप पार्किंग से निकलवा सकते हैं, ताकि जो है एक स्पेस आपकी फ्री हो जाए। ठीक है, उसके बाद विजुअल पार्किंग स्टेटस, ये जो है मैं अभी जब अपडेट आपको बताऊंगा उसमें बताऊंगा कि ये क्या चीज है, विजुअलाइज पार्किंग क्या चीज है। ठीक है, उसके बाद एक्सेस मैनेजमेंट में मैंने आपको बताया था कि एक्सेस कंट्रोल की पूरी मैनेजमेंट डिवाइसेस की। उसके बाद दूसरे नंबर पे एक मॉड्यूल नया ऐड हुआ है 8.1 के अंदर, वो ये कि लिफ्ट का कंट्रोल भी इसके अंदर आ गया। जो हमारा लिफ्ट का कंट्रोलर है वो भी इसके अंदर ऐड हो सकता है, उसकी भी लाइसेंसिंग अवेलेबल है। उसके बाद जो है आपके पास वीडियो इंटरकॉम, वीडियो इंटरकॉम के अंदर आपके पास कॉल सेंटर के रिकॉर्ड, यानी आप जो है DSS Pro को एज अ कॉल सेंटर यानी हेल्पलाइन भी यूज कर सकते हैं। कि अगर कोई विजिटर आता है गेट के ऊपर, उसको नहीं पता कि किस अपार्टमेंट वाले को बुलाना है, तो वहां पर एक ऑप्शन होता है कंट्रोल रूम का, या जो है आपका कंसीरेज का या हेल्पलाइन, उसके ऊपर क्लिक करेगा तो DSS Pro में कॉल लैंड होगी। आप बात कर सकते हो उससे, बता सकते हो उसको, गाइड कर सकते हो कि कैसे करना है। ठीक है, उसके बाद अटेंडेंस का मॉड्यूल है, जिसके अंदर रिपोर्टिंग वगैरह, आप अटेंडेंस की डिवाइस को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, अटेंडेंस रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो है सिंक ऑफलाइन रिकॉर्ड का भी ऑप्शन है, कि अगर डिवाइस जो है ऑफलाइन हो गई थी तो सिंक के बटन क्लिक करेंगे तो डिवाइस में जो लॉग्स पड़े होंगे उनके साथ सिंक्रोनाइज हो जाएगी। उसके बाद विजिटर मैनेजमेंट, विजिटर मैनेजमेंट में मैंने आपको बताया प्री बुकिंग कर सकते हैं, होस्ट नेम, उसका ईमेल, विजिटर नेम, उसकी डिटेल। उसके बाद ऑथेंटिकेशन में उसका फेस की अगर तस्वीर लेनी है, स्नैपशॉट लेनी है, तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो है कैमरा जो है, वेब कैमरा आप ऐड करके जो है वो तस्वीर लेके उसकी यहाँ पर सेव कर सकते हैं। विजिटर पास जनरेट कर सकते हैं, QR कोड अगर डिवाइसेस लगी हुई हो। ऑथराइजेशन कहाँ की देनी है, जिस डिवाइस की ऑथराइजेशन उसको देनी है यहीं से किया, ओके किया, और ये विजिटर की मैनेजमेंट होगी। अगर प्री बुकिंग करनी है तो विजिटर अपॉइंटमेंट भी बना सकते हैं। और वो जो है आप विजिटर अपॉइंटमेंट के लिए जो है आप जो है फेस तस्वीर डाल दें, उसका कौन सा रूम, किसके होस्ट रूम में जाना है, उसने सारी डिटेल आप डाल सकते हैं। ये जो मॉड्यूल है विजिटर मैनेजमेंट का एक्सेस कंट्रोल, जैसे ही एक लाइसेंस परचेज करें तो ये साथ आएगा। ठीक है, उसके बाद डीप एक्सप्लोर में आपके पास जो है फेस कैप्चर, बॉडी कैप्चर, व्हीकल कैप्चर, नॉन व्हीकल कैप्चर, एक्सेस रिकॉर्ड्स, पॉज रिकॉर्ड्स, MPT रिकॉर्ड्स, ये सारी रिकॉर्ड्स जो है आप सिंगल गो में सर्च कर सकते हैं किसी भी चैनल के लिए। ठीक है, सर्च के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका ये सर्च करके देगा। 1 वीक तक का जो है आप इसमें सर्च कर सकते हैं डिवाइस सेलेक्ट करके। ठीक है, उसके बाद पर्सन का सिर्फ करना है, फेस कैप्चर, बॉडी कैप्चर, पर्सन अर्काइव जो है आप यहाँ से कर सकते हैं। सर्च बाय इमेज के लिए जरूरी है कि आप IVSS लगाएं, IVSS के बगैर ये फंक्शन नहीं चलेगा। ठीक है,
व्हीकल व्हीकल के लिए आपके नंबर प्लेट से सर्च करा सकते हैं, ब्रांड और उससे भी सर्च करा सकते हैं, लेकिन एआई वाला अगर एएनपीआर हो जो कि ये चीजें रिकॉग्नाइज करता हो, जैसे कलर भी रिकॉग्नाइज करता हो और ब्रांड भी रिकॉग्नाइज करता हो, ठीक है। उसके बाद जो है आप उसको गाड़ी के नंबर प्लेट को सर्च करा सकते हैं, ठीक है? ये था हमारा एआई सर्च का मॉडल, कीप एक्सप्लोर। इवेंट सेंटर में मैंने आपको बताया था कि इवेंट रियल टाइम इवेंट यहाँ पर शो होगा। उसके बाद इवेंट हिस्ट्री अगर देखना चाहते हैं, रिकॉर्ड्स देखना चाहते हैं, तो वो करंट साइट के आप जो है उसमें अलार्म के पिछली डेट्स के भी देख सकते हैं आप अगर देखना चाहें तो, ठीक है। तो वो जो है आपको सारे अलार्म की यहाँ पर रिपोर्ट देगा। उसके बाद इवेंट स्टेटिक्स क्या है, ग्राफिकल इमेज, कि आप जो है अगर वीडियो कॉल यूज कर रहे हैं, आपका चाहता है कि जो है यार मुझे विजुअली पता चलता रहे कितने अलार्म हो चुके हैं, कितने अगर हैंडल हो चुके हैं, कितनों की प्रायोरिटी हाई है, कितनों की मीडियम है, कितनों की लो है, ठीक है। ये आप सारी चीजें डेली बेसिस पे, रियल टाइम, वीकली, मंथली, आप सारा रिकॉर्ड जो है आप देख सकते हैं, ठीक है। जैसे आप ये देखते हैं दुबई एमपीटी का जो अलार्म जो है ट्रेंड हॉट ट्रेंड 10 टॉप अलार्म टाइप्स, ठीक है। उसके बाद जो मेन है आपका मॉनिटर सेंटर, मॉनिटर सेंटर में आप फेस रिकग्निशन, एनपीआर कैमरा सारे इसी मॉड्यूल में देख सकते हैं, आपको शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे ये एक हमारा पीटीसी कैमरा लगा हुआ है तो भाई, उसके बाद ये भी एक पीटीसी है गालबन। आई थिंक फेस रिकग्निशन के लिए इस वक्त कोई बंदा वहां पर मौजूद शायद ना हो। हाँ अभी कोई भी नहीं है वहां पर। ये हमारा फेस रिकग्निशन वाला कैमरा है, जैसे कोई यहाँ से गुजरता है तो फेस रिकग्निशन। और ये है हमारा इवेंट पैनल, यहाँ पर जो है वो सारे इवेंट्स एक ही जगह पर, अगर आप ऑल करना चाहते हैं तो ऑल हो जाएगा, एक्सेस कंट्रोल के देखना चाहते हैं लाइव में तो एक्सेस कंट्रोल के आ जाएंगे। उसकी तरह फेस रिकग्निशन के सिर्फ देखना चाहते हैं, एनपीआर के सिर्फ देखना चाहते हैं, या पार्किंग लॉट के देखना चाहते हैं, या मेटा डाटा के, ऑल का मतलब है कि सारे एक ही तरह, ठीक है। अगर इसको क्लिक करेंगे फिल्टर आउट होते जाएंगे, ठीक है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा यूज करना चाहते हो, ठीक है। उसके बाद जो है प्लेबैक, आप सिंगल क्लिक में इसी जगह पर प्लेबैक क्लिक करके आप किसी भी चैनल की प्लेबैक देख सकते हो, अलग मॉड्यूल में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, सुपर फास्ट। उसके बाद एक नई चीज ऐड की है ब्राउजर। ब्राउजर ये है कि आपको जो है ना, जहरी बात है, जब आप कैमरा मॉनिटर कर रहे होते हो तो आपको स्क्रीन स्विच करनी पड़ती है फॉर कैमरा कॉन्फ़िगरेशन, आपको ब्राउजर जो है खोलना पड़ता है, मिनिमाइज करना पड़ता है सॉफ्टवेयर को। अब क्या है, अब आपको यहीं पर ब्राउजर दे दिया है कि जी आप जो काम अपना करना चाहते हैं आप यहीं से बैठ के कर लें। लेकिन इसके लिए आपका जो सर्वर है, जहरी बात है, वो इंटरनेट वाले इंट्रानेट पे होना जरूरी है, ठीक है। तो ये जो है आपके पास जो है, फिर आपके कैमरे भी चल रहे हैं, ये कैमरा चल रहा है और साथ साथ मैं अपना काम भी कर रहा हूँ जो मैंने करना है, ठीक है। उसके बाद कितना जबरदस्त हो जाएगा, कैमरा जो है, कैमरे का आईपी यहीं पे खोला, उसको कॉन्फ़िगर यहीं से कर लिया, इधर कैमरे का व्यू खुला हुआ है, इधर उसकी कॉन्फ़िगरेशन खोल लें, तो कितना मजेदार जबरदस्त काम, इजी टू यूज हो जाएगा। ऑपरेशन कंट्रोल रूम के लिए, ऑपरेटर के लिए बहुत जबरदस्त चीज हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि अगर मैं ये अभी क्लिक करूं तो ये जी ऑडियो के साथ जो है इसकी उसी तरह एडवर्टाइज आ रही है, इंटरनेट से ये बफरिंग कर रहे हैं। तो ये कंट्रोल रूम एनवायरनमेंट में ये चीजें चाहिए होती थी, ये हैं छोटी छोटी चीजें, लेकिन ये बहुत सारे सॉफ्टवेयर दे देते हैं। देखिए जी, आप जो है फुल स्क्रीन इसको जो है ब्राउजर के व्यू को भी फुल स्क्रीन कर सकते हैं, पीछे कैमरे चल रहे हैं। ये जबरदस्त चीज है कि आप कैमरे का आईपी खोल लें, कुछ भी खोल लें, ठीक है। ब्राउजर के टैब्स चेंज करनी है, एक ही जगह पर सारे काम आपके ऑपरेट हो रहे हैं। आपको क्या, हम चाहते हैं कि आप सॉफ्टवेयर से ना निकलें, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन इसमें अवेलेबल है। फिर वीडियो वॉल की कॉन्फ़िगरेशन यहीं से सिंपल वे में, आपको पहले मॉड्यूल चेंज करना पड़ता था, आप यहाँ से ही आप वीडियो वॉल को भी मैनेज कर सकते हैं, मैप को भी मैनेज कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। ये है आपका मॉनिटरिंग सेंटर मॉड्यूल। और जो मैं आपको नए फंक्शन बता रहा था, उसके लिए आपको जो है सेटिंग के ऊपर क्लिक करना है, जैसे कि ये लोकल सेटिंग्स। लोकल सेटिंग में आप देख सकते हैं कि इधर जो है रेजोल्यूशन, डिफॉल्ट क्लाइंट रेजोल्यूशन कितनी, मैक्सिमम सपोर्टेड जो है वो 1680 1050 सपोर्टेड है, ठीक है। उसके बाद जो है आप चाहते हो टाइम सिंक्रोनाइजेशन, टाइम सिंक्रोनाइजेशन का ऑप्शन अगर करना है, सिंक क्लाइंट टाइम विद सर्वर, ये आप कर सकते हो ताकि जो है सर्वर और आपके क्लाइंट का टाइम चेंज ना हो। उसके बाद जो है जी
ऑटो रन करना है कि आपका क्लाइंट पीसी जो है अगर रीबूट होता है तो वो ऑटोमेटिक लॉगिन हो, ऑटोमेटिक ही स्टार्ट हो जाए। उसके बाद सीपीयू थ्रेशोल्ड, अलार्म थ्रेशोल्ड के 50% अगर आपका सीपीयू चला गया तो आपको बता दे वो अलार्म पॉप अप करे, ठीक है। उसके बाद जो है इसमें सिक्योरिटी की जो इंक्रिप्शन वगैरह वो भी आप जो है लगा सकते हो, क्योंकि हमारे जितने भी अब एनवीआर और डीवीआर आ रहे हैं उनके अंदर इंक्रिप्शन आप कर सकते हैं। तो वो इंक्रिप्शन अगर आपने उधर से ऑन किया तो यहाँ से भी ऑन करना जरूरी है, ताकि वो डिकोड डिक्रिप्ट कर सकते हैं उसको दिखाने के लिए। उसके बाद वीडियो में कितनी स्प्लिट के ऊपर जो है वो मेन स्ट्रीम है और कितने उसके ऊपर जो है वो सब स्ट्रीम शुरू हो जाए, ठीक है। डिफॉल्ट कितना होना चाहिए, 9 का होना चाहिए, 8 का होना चाहिए, जैसे ही आप ट्रैक करेंगे नया सॉफ्टवेयर। ये डिस्प्ले जो स्केल है, ओरिजिनल स्केल का मतलब कि वो कम हो जाएगा स्केल, ठीक है। और फुल स्क्रीन का मतलब कि उस स्प्लिट के अंदर कैमरे का फुल व्यू। ये है जी स्ट्रीम एक्विजिशन मोड, जो कि चेंज हुआ है वर्जन 8.0 में। आपको मैं यहाँ पे पढ़ के भी बता देता हूँ। स्ट्रीमिंग सर्विस फॉरवर्डिंग, इसका क्या मतलब है, वीडियो स्ट्रीम विल बी फॉरवर्डेड टू द क्लाइंट थ्रू स्ट्रीमिंग मीडिया सर्विस। और ये क्या यूज करेगा, 600 MB सर्वर जो है फॉरवर्ड करेगा स्ट्रीम क्लाइंट पीसी को और यूज करेगा 600 MB, ठीक है। और दूसरा है एक्वायर्ड डायरेक्टली फ्रॉम द डिवाइस, इसका मतलब है कि कैमरे से उठाओ स्ट्रीम, सर्वर को तंग ना करो, सर्वर रिकॉर्ड करता रहे, 600 MB है उसके पास, तो मैं लाइव व्यू के लिए सर्वर को डिस्टर्ब ना करूं। इफ मल्टीपल क्लाइंट डायरेक्टली रिक्वेस्ट स्ट्रीम ऑफ द सेम चैनल द डिवाइस परफॉर्मेंस लिमिट। क्यों कि कैमरा अगर आपके पास जो है चल रहा है, एक स्ट्रीम तो उसकी रिकॉर्ड हो रही है, दूसरी स्ट्रीम अगर मैं इस क्लाइंट को कहता हूं कि जो तुम कैमरे से उठा लो, अगर 6 क्लाइंट्स हैं और 6 के 6 में अगर ये वाला मोड कर देते हैं, एक कैमरे सेम कैमरे की अगर रिक्वेस्ट कर देंगे तो वो लिखा हुआ आ जाएगा रिसोर्स नॉट लिमिटेड। आपको याद होगा कि कैमरे में एक एरर आता है लिमिटेड रिसोर्स का। वो क्यों होता है, वो बैंडविड्थ अगर उसकी एक्सीड हो जाए, ठीक है। तो ये काम यहाँ पर भी होगा। अगर आपके पास एक कैमरे को आपने 2 जगहों पर करना है तो आप 2 दफा जो है रिक्वेस्ट एक कैमरे को कर सकते हो। आजकल जो हमारे नए कैमराज हैं जैसे 7 सीरीज 5 सीरीज के कैमराज, उनके अंदर जो है 64 MB या 60 MB तक जो है आप बैंडविड्थ फेच करा सकते हो। तो इसका मतलब कि 20 क्लाइंट्स एट अ टाइम उससे अगर स्ट्रीम उठा रहे हो तो वो भी किया जा सकता है, लेकिन हाई एंड कैमराज में ये ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन अवेलेबल है, 600 MB यूज कर लो या डायरेक्ट कैमरे से स्ट्रीम उठा लो। ये अच्छी स्ट्रेटेजी है। कुछ केसेस में हमें 600 बहुत कम होती थी हमारे पास, लेकिन कैमरा पे हम रिक्वेस्ट कर सकते थे, लेकिन हमने कैमरे से रिक्वेस्ट का ऑप्शन नहीं था, अब आ गया। डिकोडिंग मोड, सॉफ्टवेयर डिकोडिंग बाय सीपीयू, हार्डवेयर डिकोडिंग बाय जीपीयू, जीपीयू यानी ग्राफिक कार्ड, या मिक्स एंड मैच, जो है सीपीयू पे लोड डाले, बाकी जो है सीपीयू जब एक्सीड होगा तो जीपीयू ऑलरेडी इनेबल हो जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। अभी जो है ये सीपीयू पे था, मैं जीपीयू पे कर रहा हूँ। उसके बाद जो है स्ट्रीम स्विचिंग रूल, 9 स्प्लिट्स के बाद जो है या 16 स्प्लिट के बाद जो है सब स्ट्रीम पे स्विच कर जाए, सारी स्ट्रीम ऑटोमेटिक। 9 के बाद करते हैं वो भी हो सकता है। और ये ऑप्शन अवेलेबल है कि आप उस स्प्लिट को जब बड़ा करें तो ऑटोमेटिक मेन स्ट्रीम पे आ जाए, ये आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑलमोस्ट जो है बाकी चीजें तो नॉर्मल पिछले क्लाइंट जैसे ही है, ठीक है। ओके जी, ऑलमोस्ट वी आर गोइंग टू क्लोज दिस सेशन। लेकिन उससे पहले आज की लास्ट चीज जो कि अपडेट है इस सॉफ्टवेयर की, इस सॉफ्टवेयर में जो अपडेट है 8.1, उसके अंदर हमने क्या चेंजेस किए हैं वो हम देखते हैं। अच्छा जी, ये है जी इस सॉफ्टवेयर की अपडेट वर्जन 8.1 जो कि रिलीज हो चुका है, मार्केट में अवेलेबल है अब, और अब धावा की वेबसाइट पे 8.1 ही अवेलेबल है। इसके अंदर फिर 2-3 चीजें समझने वाली हैं जो अच्छी भी हैं। वो ये कि इसके अंदर जो है स्टोरेज सोल्यूशन चेंज किया, स्टोरेज का जो पैरामीटर है वो जो है चेंज किया है, उसमें स्ट्रेटजी चेंज किया है। पार्किंग लॉट मैनेजमेंट में हमारा एक सॉफ्टवेयर होता था पार्किंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर PMS, अब जो है उसको इसके अंदर ही इम्बेड कर दिया, यानी पार्किंग स्पेस वाले जो कैमराज हैं वो इसके अंदर इम्बेड चलेंगे। MPT ग्रुप टॉक, ये फंक्शन हमें नहीं मिलता था। MPT ग्रुप टॉक का क्या मतलब कि मल्टीपल MPTs के साथ ब्रॉडकास्ट करना, ये नहीं होता था। ग्रुप बना के आपने बात करनी है, जैसे ई पुलिसिंग के लिए फंक्शन बहुत यूजफुल हो सकता है, मैं आगे दिखाऊंगा कैसे।
मल्टीपल साइट, ये भी बहुत अच्छा फंक्शन है। कास्केडिंग इसका एक पुराना नाम था, अब इसका नया नाम है मल्टीपल साइट। ये क्या चीज है, इसके ऊपर भी बात करते हैं, ठीक है। अब जो है हमने स्ट्रेटजी जो है स्टोरेज की क्या क्या चेंज की है, आप देख सकते हैं कि सेंट्रल स्टोरेज में जो है दो ऑप्शन हमने नए दिए हैं, अलार्म रिकॉर्डिंग का स्केड्यूल और एमडी मोशन डिटेक्शन का जो है ना स्केड्यूल हमारे डीएसएस प्रो में पुराने वर्जन में नहीं अवेलेबल था। अब जो है मोशन डिटेक्शन का स्केड्यूल अलग से हम बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज नई आ गई है जी 8.1 के अंदर, कि आपके कैमरास रिकॉर्ड करें ईवीएस में और पिक्चर भी इवेंट की ईवीएस में स्टोर हो, ठीक है। और डीएसएस उसको सर्च कर ले, डीएसएस को एज अ सिर्फ मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म यूज करें। अब ये 100% ऐसे हम कर सकते हैं। और दूसरा जो इसमें है कि इवेंट की रिकॉर्डिंग भी ईवीएस में या एनवीआर में, आईवीएसएस में, एक्सवीआर में हो, पड़ी हो वहां पर, और डीएसएस उस एआई वाले डाटा को सर्च कर सके। ये भी अब जो है ना नए जो वर्जन है उसके अंदर इनकॉर्पोरेट कर दिया गया है। क्या क्या चीजें कर सकते हैं, अगर आईपी डीएसएस में डायरेक्ट ऐड हो जाए तो उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, इवेंट सोर्स को सेंट्रलाइज लोकेशन पे कर सकते हैं। और क्या मतलब कि जो आपका जो कैमरा है उसको बाइंड, जो सोर्स है उसका सेम सोर्स जो है वो सेंट्रलाइज लोकेशन पे, यानी डीएसएस की हार्ड ड्राइव में, जो आप डीएसएस के साथ सिंक करेंगे हार्ड ड्राइव, उसके साथ जो है रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा ऑप्शन है कि आईपी जो है वो आईपीसी ऐड हो ईवीएस में और ईवीएस ऐड हो डीएसएस में, और ईवीएस के अंदर ही डाटा पड़ा हो आपका एआई वाला भी, ठीक है। अभी ये डाटा जो सेंट्रलाइज जो पिक्चर वाला डाटा है वो ईवीएस के साथ सपोर्टेड है सिर्फ, यानी आईवीएसएस और एनवीआर, एआई एनवीआर के साथ सपोर्टेड नहीं है, एक्सवीआर के साथ सपोर्टेड नहीं है। सिर्फ ईवीएस के साथ आप इवेंट की पिक्चर रिकॉर्ड कर सकते हो और उसको फेच कर सकते हो डीएसएस प्रो में, रिकॉर्ड एआई सर्च रिकॉर्ड उसकी पिक्चर निकाल सकते हो, ठीक है। ये है इवेंट रिकॉर्डिंग। इवेंट रिकॉर्डिंग कहाँ पड़ी हो और डीएसएस प्रो उसको खींच सकता है, वो क्या है, आपके पास आईपी कैमरा जो है ईवीएस में ऐड हो सकता है और डीएसएस में ऐड हो सकता है। और यहाँ पर ईवीएस, एनवीआर, आईवीएसएस, एक्सवीआर आर सेम, मतलब कि आपकी रिकॉर्डिंग एआई वाली जो रिकॉर्डिंग एफआर की, एनपीआर की जो पड़ी है एनवीआर में, वो फेच कर सकते हैं आप कहाँ से, डीएसएस प्रो से, वहां का लोकल डाटा जो एनवीआर डीवीआर पहले नहीं होता था। पहले अगर आपने डीएसएस प्रो में कोई भी एआई का फंक्शन इनेबल करना है तो डीएसएस में ही आपको रिकॉर्डिंग को बनाना पड़ता था। अब ऐसा नहीं है, अब आप अगर एनवीआर लगा रहे हैं तो एनवीआर में एआई डाटा पड़ेगा, डीएसएस प्रो में हार्ड ड्राइव लगाने की जरूरत नहीं है, वहां से डाटा आप पुश करा सकते हो, ठीक है। उसके बाद पार्किंग लॉट का जो है लाइसेंस इसमें ऐड हो गया, मॉड्यूल लाइसेंस जो है, आप पार्किंग मॉड्यूल का एक लाइसेंस खरीदेंगे जिससे आपको जो पीएमएस सॉफ्टवेयर है वो खरीदने की जरूरत नहीं है। उसके बाद एंट्री एग्जिट का कैमरा एएनपीआर उसके अंदर ऐड हो जाएगा, पार्किंग स्पेस वाला कैमरा ऐड हो सकता है, और एलईडी जो गाइडेंस स्क्रीन होती है उनके लिए। ये चार चीजों के लिए लाइसेंस जो है हमने इसके अंदर 8.1 में ऐड कर दिया। पार्किंग लॉट मैनेजमेंट, इसके अंदर जो विजुलाइज पार्किंग मैंने आपको बताया था वो पीएमएस में जैसे होती थी, कि जो है आप मैप इसके ऊपर अपडेट कर सकते हैं और कैमरा लगा सकते हैं कि 3 ये पार्किंग जो है इस कैमरे के अंडर आ रही है। जैसे ही वो पार्किंग जो है फिल हो जाएगी तो उसका कलर चेंज हो जाएगा, आप विजुलाइज कर सकते हो उसको। विजुलाइज पार्किंग जो है वो 8.1 वर्जन में आ चुकी है, ठीक है। नेक्स्ट वर्जन में कार सर्च फॉर एंड यूजर भी होगा, जो आपकी क्योस होती है, जो कार फाइंडर, कार लोकेटर होता है कि मैंने कार पार्क कहाँ किया, किस जोन में किया, तो वो लोकेटर से भी आप यहाँ से भी सर्च कर सकते हैं। कौन कौन सी डिवाइसेस सपोर्टेड है एएनपीआर की, वो आ गई, ठीक है। उसके बाद इंडोर के जो पार्किंग कैमराज है वो कौन कौन से सपोर्टेड है वो आ गए, ठीक है। ये पार्किंग मैनेजमेंट की एक वीडियो है, पार्किंग लॉट मैनेजमेंट की, अगर आप देख। आज का जो हमारा सेशन था उसका जो मकसद था, ब्रीफली आपको मैं बताऊं डिटेल में कि डीएसएस प्रो की कैपेसिटी क्या है। पार्किंग लॉट का इसने लाइसेंस को ऑथराइज कराया है। अब इसके अंदर आईटीसी कैमरा भी है, पार्किंग इंडोर पार्किंग स्पेस वाले कैमरास भी अब इसके अंदर ऐड हो चुके हैं। पार्किंग के लिए गाड़ी को रजिस्टर कर रहे हैं।
इसके अंदर ये भी फंक्शन अवेलेबल है कि आप अगर किसी यूजर को पार्किंग स्पेस जो है रिजर्व कराना चाहते हो, वो भी ऑप्शन इसमें आप अवेलेबल है। आप देख सकते हैं कि व्हीकल ग्रुप्स भी बना सकते हैं, जनरल ग्रुप, ब्लॉक, ब्लैक लिस्टेड, ब्लॉक लिस्ट। पार्किंग का पूरा जो पीएमएस वाला जो मॉड्यूल था वो सारा इसके अंदर हमने ऐड कर दिया। ठीक है, पार्किंग लॉट के नेम लाइक फ्लोर वाइज आप कह सकते हैं, फ्लोर 1, फ्लोर 2, फ्लोर 3। इनेबल पार्किंग स्पेस काउंटिंग, मतलब कि आपको ऑटोमेटिक जैसे ही एनपीआर से डिटेक्ट होगा वो बता देगा कि एक गाड़ी अंदर आई है, तो वो पार्किंग स्पेस से भी आपको डिटेक्ट कर देगा। डिफरेंट रूल्स हैं, इसको ट्रायल वर्जन को आप जरूर ट्राई करें। इसको एक दफा आप जब आप विजुअली देखेंगे इसका, अगर आप कोई टेस्ट करना चाहते हैं, आपके पास कैमरास अवेलेबल हैं, तो आप जो है इसको विजुअली लाइसेंस जो है मुझे अप्लाई कर सकते हैं। मैं चैट बॉक्स में जो है अपना ईमेल भी लिख रहा हूँ कि जिस पे आप जो है इसके ट्रायल वर्जन की रिक्वेस्ट किसी प्रोजेक्ट के लिए अगर करना चाहते हैं, तो इस ईमेल के ऊपर आप, या हमारे सेल्स टीम के साथ भी अगर आप राब्ते में हैं, तो उनको भी ये रिक्वेस्ट भेज सकते हैं कि हमें ट्रायल लाइसेंस जो है चाहिए। ठीक है, ये मेरा ईमेल आईडी है अगर आप रिक्वेस्ट करना चाहें ट्रायल लाइसेंस को। ओके, आगे चलते हैं। एमपीटी ग्रुप टॉक, ये पुलिस जो हमारे बॉडी वॉर्न कैमरास जो है एमपीटी 220 या एमपीटी 320, उसके लिए बहुत अच्छा फंक्शन है कि आप कंबाइन क्या कर सकते हैं, एमपीटी डिवाइस को डीएसएस क्लाइंट और एमपीटी के मल्टीपल यूजर को एक ग्रुप में बना के आप ग्रुप टॉक कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई क्या कहते हैं, इन्वेस्टिगेशन या कोई भी ऐसी चीज है, इंसिडेंट हुआ है, तो आपने एक ग्रुप के लोगों को अनाउंस करना है कि भाई यहाँ से एक गाड़ी गुजरी है और उसका जो देखें उसको घेरे, कि जो उस जोन पे मैप पे जो भी नजदीक की डिवाइसेस होंगी उनकी जीपीएस लोकेशन एक तो आ रही होगी, उसको आप जो है ग्राफिकली रेक्टेंगल शेप में जो है आप सिलेक्ट करके उधर के लोगों का ग्रुप बना के आप जो है उनसे बात कर सकते हैं, ग्रुप टॉक कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको ग्रुप टॉक का जो है आपको लाइसेंस खरीदना पड़ेगा। ठीक है, एक जो एमपीटी ग्रुप में 30 जो है वो एक जो है आपके जो डीएसएस प्रो है उसके अंदर 30 एमपीटी के ग्रुप बन सकते हैं, और एक ग्रुप के अंदर जो है 100 यूजर जो है आप बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एक नया ऑप्शन है एमपीटी, इसके अंदर मल्टी साइट एप्लीकेशन। ये बहुत ही कमाल की चीज है, मैंने इसके बारे में आज ही पढ़ा है और समझने की कोशिश की है। अगर इसमें मैं वैसे दोबारा से हमारी भी एक इंटरनल ट्रेनिंग होनी है, उसमें मैं डिटेल में जब इस पे काम कर लूंगा, सीख लूंगा इस मॉड्यूल को, मैं एक और जो है वीडियो भी आप लोगों के लिए बना के अपलोड करूंगा। लेकिन अभी तक जो समझ आई है बात की, या जो चीज़ मुझे बताई गई है, वो ये है कि आपको एक जो कास्केडिंग वाला आप बनाते थे, याद होगा आपको कि डीएसएस के स्लेव सर्वर बना लिए और उनका एक मास्टर बना लिया और मास्टर क्लाइंट बना लिया। ठीक है, तो उसमें सारे कैमरे आपको नजर आते थे। अब इसके अंदर क्या किया इन्होंने, मल्टी साइट का अगर आप लाइसेंस परचेज कर लें सारे सर्वर्स के लिए, सारे सर्वर्स के लिए अगर आप ऐड कर लें, तो स्लेव सर्वर में भी आप मास्टर के चैनल्स देख, सारे जो स्लेव सर्वर है उनके क्लाइंट पीसीस के ऊपर भी आप जो है सारे चैनल साइट्स के देख सकेंगे। पहले सिर्फ मास्टर पे देख सकते थे, मास्टर से लॉग इन कर सकते थे, अब जो है आप स्लेव के ऊपर बैठ के भी सारे चैनल, इवन इंक्लूडिंग मास्टर के चैनल भी आप स्लेव पे बैठ के देख सकेंगे। और जो है इसका मैं विजुअली आपको दिखाता हूँ कैसे काम करेगा। जैसे ये साइट 1 है डीएसएस प्रो के साथ, साइट 2 है जी डीएसएस प्रो के साथ, साइट 3 है हमारी वो डीएसएस एक्सप्रेस के साथ है। ठीक है, अब तीनों साइट में एक क्लाइंट पीसी के अंदर चेक करना चाहता हूँ, एक ही सॉफ्टवेयर के अंदर मैं तीनों क्लाइंट के कैमरास देखना चाहता हूँ, वो कैसे होगा।
अब जो है मैं आपको विजुअली दिखाता हूँ कि अब ये इन्होंने क्या ऑप्शन दिया है क्लाइंट के अंदर 8.1 के अंदर। बहुत ही कमाल का ऑप्शन है। अगर थोड़ी सी आपकी जो है अटेंशन हो तो आपको, मुझे यकीन है कि आपको समझ आ जाएगा कि क्या चीज है ये डीएसएस क्लाइंट आपके सामने है। डीएसएस क्लाइंट है, उसके अंदर जो है मैं आपको जो हमारा लाइसेंस है वो मल्टी साइट का हमने इसके अंदर ऑथराइज किया हुआ है, इसको मल्टी साइट का लाइसेंस हमने खरीदा हुआ है। अब करना क्या है, करना ये है कि यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है मल्टी साइट का। मल्टी साइट पे क्लिक करें और यहीं पर डीएसएस एक और एक्सेस कर लें। उस क्लाइंट का जो है उसका और सर्वर जो है उसको भी यहाँ से एक्सेस करके यूजर नेम पासवर्ड डाल के आप ऐड करेंगे। ठीक है, वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। उसके बाद आप मल्टीपल सर्वर्स यहाँ पर ऐड करके इसी क्लाइंट में चला सकते हैं, प्लेबैक देख सकते हैं, इवेंट्स उनके सर्च करा सकते हैं, उनके कैमरा की मैनेजमेंट कर सकते हैं, सारी चीजें यहीं से बैठ के कर सकेंगे अगर आप मल्टी साइट। और होगा कैसे, लाइव व्यू में जैसे ये आ रहा है करंट साइट। करंट साइट का मतलब है कि जो जिस सर्वर पर मैं बैठा हूँ मास्टर, अगर मैंने यहाँ पर एक और साइट ऐड कराता, उस साइट का नाम लिखता, उस साइट का यहाँ पर जो है आपको नजर आ जाता है। यहाँ पर साइट्स बनती जाएंगी और डीएसएस क्लाइंट जो है आपके यहाँ पर एक ही डीएसएस क्लाइंट में सारे सर्वर के कैमरास यहाँ पर शो होना शुरू हो जाएंगे। एक तरह से कास्केडिंग भी कहा जा सकता है, लेकिन मल्टीकास्ट का ऑप्शन अब जो है स्लेव सर्वर के लिए भी अब अवेलेबल है। अगर आप, लेकिन ये फंक्शन यूज करने के लिए सारे सर्वर्स के लिए आपको मल्टी साइट का लाइसेंस एक खरीदना पड़ेगा। ठीक हो गया, तब जाके यहाँ पर एक ही क्लाइंट के अंदर आप सारे जो है कैमरास जो है सर्वर्स के देख सकेंगे। ये जो है बड़ी इंटरेस्टिंग चीज इन्होंने ऐड की है 8.1 के अंदर। ठीक हो गया, इसके बाद दोबारा चलते हैं प्रेजेंटेशन की। ये इसका एक जो है डेमो वीडियो भी है, जो कि मैंने जो है देख के जो है इससे अंडरस्टैंड किया। आपके क्वेश्चन इससे भी क्लियर हो जाएंगे। देखिए, ये आपको दिखा रहा है कि मैं अभी एक क्लाइंट लॉग इन कर रहा हूँ, ठीक है, किसी भी आईपी से, उसने हाइड कर दिया क्योंकि लाइव आईपी है। ठीक है, ये एक उसने क्लाइंट जो है ऑन किया। यहाँ पे लाइसेंस में दिखाएगा ये आपको कि इसने मल्टी साइट का लाइसेंस इस सर्वर के ऊपर वर्जन 8.1 है और लाइसेंस जो है मल्टी साइट का इसने इनेबल किया हुआ है। ठीक है, होम पे गया, डिवाइस में गया, इसमें चैनल ऐड हुए हुए हैं, ये देखिए आपके सामने है। ठीक है, अब जो है क्या करता हूं मैं, इवेंट में भी कुछ इवेंट्स इसने बनाए हुए हैं, ये दिखा रहे हैं। उसके बाद ये क्या कर रहे हैं, लॉग ऑफ कर रहे हैं इस स्क्रीन को। ठीक है, इसी तरह मैं थोड़ा सा आगे कर देता हूँ इसको। ये एक और सर्वर को एक्सेस कर रहे हैं, उसके अंदर भी दिखाएगा कि मैंने लाइसेंस डाला हुआ है। एक तो वर्जन 8.1 होगा, ठीक है। उसके बाद जो इसके अंदर मैंने ऑथराइज किया हुआ है वो क्या किया हुआ है, जो मल्टी साइट का लाइसेंस है वो भी ऑथराइज किया हुआ है। सेम इसके अंदर अलग से चैनल्स इसने ऐड कराए हुए हैं। ठीक है, अब इसको भी ये लॉग ऑफ कर रहे हैं, लॉग आउट कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जो है ये जाता है एक और सर्वर के ऊपर, इसको एक्सेस करता है और उसके अंदर भी ये दिखाता है कि जी लाइसेंस जो है इसके अंदर एक तो वर्जन 8.1 है और दूसरा लाइसेंस इसने मल्टी साइट का इस सर्वर में भी एक्टिव किया हुआ है, ऑथराइज किया हुआ है। अब ये क्या कर रहा है, इसके अंदर वो जो बाकी दो सर्वर है उनको ऐड करा रहा है। अब ये यहाँ पर उसकी यूजर नेम पासवर्ड, उसकी जो डिटेल है वो यहाँ पर डाल के, यहाँ पर डाल रहे हैं और जो है इसको जो है वो एक्टिव करेगा। आप देख सकते हैं जब यूजर नेम पासवर्ड डाल रहे हैं, इसने बेसिकली ब्लर किया हुआ है ताकि जो है यूजर क्रेडेंशियल नजर ना आए। ये किसी क्लाइंट साइड का है। अब देखेंगे ये एक और साइट ऐड कर रहे हैं, दो साइट्स जो है इसी तरीके से ऐड करके अब ये आपको दिखाएगा कि जो है मॉनिटर सेंटर में आपकी साइट्स आ गई है सारी। ये देखें, करंट साइट, न्यू साइट, डीएसएस एक्सप्रेस, तीन सर्वर इसके अंदर एक ही क्लाइंट में आपको नजर आ रही है। ये 8.1 वर्जन का आपके पास फंक्शन है कि एक ही क्लाइंट के अंदर आप सारे जगहों पर जो है मास्टर स्लेव के जो है आप क्लाइंट के सारे कैमरे एक ही जगह पर देख सकेंगे। ठीक हो गया, इवन दो आप जो प्लेबैक देख सकते हैं, ये प्लेबैक है, किसी भी सर्वर की प्लेबैक आप यहीं पे बैठ के देख सकते हैं। इसी तरह अगर इवेंट आपने करना है तो इवेंट भी सर्च करा सकते हैं। आपका वो बताएगा कि लोकेशन क्या है, करंट साइट है या जो है ये जो किसी और सर्वर से आया है। ठीक है, तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है और ये होपफुली जो है ये ट्रेंड नया चलेगा।
उसके बाद इसके अंदर एक और चीज जो ऐड की है इंटरकॉम के हवाले से, वो ये कि कॉल फॉरवर्ड हो जाती है आपके मोबाइल ऐप के ऊपर। अगर यूजर जो है, आप जो है मोबाइल पर भी कॉल कर सकते हैं। अगर घर में आपका एक फर्ज, जैसे मैं घर का ऑनर हूँ, मेरी घर पे वाइफ है, ठीक है, वो मुझसे बात करना चाहती है, तो वो वहां से कॉल मुझे मोबाइल पे कर सकती है। पहले ये ऑप्शन नहीं था, पहले सिर्फ ऑप्शन था कि कॉल फॉरवर्ड की जा सकती है अगर ये उठाए ना फोन। यानी ऑनर जो है अगर वीटीएच पे आंसर नहीं करता तो कॉल फॉरवर्ड हो जाएगी यहाँ पर मोबाइल पे, ठीक है। अब जो है यहाँ से मैनुअली कॉल भी यहाँ पर आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है लिफ्ट कंट्रोल का मॉड्यूल इसके अंदर ऐड किया गया है, ठीक है। डीएसएस एजाइल में जो है, अब आप जो है अगर आपका मास्टर यूजर है, डीएसएस एजाइल जो है इसका हमारे डीएसएस प्रो का बहुत ही जबरदस्त मोबाइल वर्जन है, जिसके अंदर आप सारी मेंटेनेंस देख सकते हैं, इवेंट सेंटर देख सकते हैं, एआई सर्च कर सकते हैं, डेटाबेस बना सकते हैं। अब ये जो नया फंक्शन ऐड किया कि आप गाड़ी की या पर्सन की डेटाबेस चलते फिरते भी बना सकते हैं, उसकी पिक्चर स्नैपशॉट जो है वहां से ऐड करा के मोबाइल से आप जो है वो जो है आप डेटाबेस सिंक्रोनाइज कर सकते हैं अपने डीएसएस सर्वर से। कहीं पर भी रिमोटली जाकर आप मोबाइल पे डीएसएस एजाइल ऑन करें और डेटाबेस सिंक्रोनाइज करते हैं। तो रिमोटली, जैसे कि पुलिस वाला है फील्ड में घूम रहा है, ठीक है, फील्ड में घूम रहा है, तो उसने एक गाड़ी नंबर प्लेट ब्लैक लिस्ट करनी है ताकि वो जो है वो डेटाबेस में आ जाए। तो वो पिक्चर लेके उसकी तस्वीर जो है नंबर प्लेट ऐड करते हैं और सिंक्रोनाइज हो जाए वो आपके सर्वर के साथ, तो कितना जबरदस्त हो जाएगा मोबाइल ऐप के जरिए, ठीक है। तो आप एआई फंक्शंस इसमें जो है सर्च करा सकते हैं, एक्सेस कंट्रोल कर सकते हैं, इसी तरह पीपल फ्लो कंट्रोल देख सकते हैं इसके अंदर। बहुत जबरदस्त चीज है, इसको आप डीएसएस एक्सप्रेस के साथ टेस्ट जरूर कीजिएगा। डीएसएस एक्सप्रेस का 8.1 वर्जन रिलीज हो चुका है, आप उस पर टेस्ट कर सकते हैं। और जो है मैं इस ट्रेनिंग के बाद आप लोगों को वर्जन 8.0.4 की वीडियोस शेयर करूंगा, वीडियोस जो मैंने बनाई है उर्दू जुबान में। आप अपने क्लाइंट की ईज करने के लिए या एसआईएस से भी शेयर कर सकते हैं वीडियोस, आप आपके ऊपर है, पहले आप खुद सीख लें उसको। उसमें वो सारे डेमोन्स्ट्रेशन दिया गया है, एक एक मॉड्यूल की ब्रीफिंग दी गई है उसके अंदर, ठीक है। तो आप वो जो है यूज कर सकते हैं और उसमें जो है आप अगर कोई इशू होता है तो आप मुझे उस पर पुल बैक कर सकते हैं। तो आज का सेशन हमारा यहाँ तक था। अब कोई किसी का कोई सवाल है तो आप जो है माइक पर आके पूछ सकते हैं, और अगर किसी का कोई सवाल नहीं है तो ट्रेनिंग यहाँ पर खत्म होगी। लेकिन आपने क्या करना है, जाने से पहले अपने ईमेल्स चैट बॉक्स में टाइप करके जरूर जाने हैं, ताकि मुझे जो है पता चले कि मैंने किस किस को वीडियोस जो है शेयर करनी है। और जो है यूट्यूब के लिंक्स हैं, छोटे छोटे क्लिप्स बने हुए हैं, एक पूरा भी क्लिप है जिसमें पूरी ट्रेनिंग है डीएसएस प्रो की, ठीक है, वर्जन 8.0.4 की। लेकिन आज जो सेशन की है वो बहुत ब्रीफ और एक्सटेंसिव हमने डिटेल में डिस्कस किया है, ठीक है। तो वीडियोस में जो है आपको मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। आप जो है ईमेल्स जो है अपने जो है टाइप करके चैट बॉक्स में डाल दीजिए। अगर किसी ने लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है, ट्रायल लाइसेंस चाहिए किसी को, तो आप जो है प्रोजेक्ट डिटेल के साथ जो है वो हमसे ले सकते हैं। मैं अपना ईमेल भी दोबारा से डाल रहा हूँ। किसी का कुछ सवाल हो तो हैंड रेस कर लें, और जो है आप माइक पर आके सवाल पूछ सकते हैं आज के सेशन से रिलेटेड, ठीक है। सजाद, आपका कोई सवाल है तो अब जो है आप माइक लेके अपना सवाल पूछ सकते हैं, माइक अनम्यूट कर सकते हैं आप। जी अस्सलाम वालेकुम। आपको आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल आ रही है बस, जी सर। अच्छा उबैद भाई, ये जो मल्टी सर्वर वाला आप कंसेप्ट बता रहे थे, जी तो उसमें अगर ये सिनेरियो हो कि अगर किसी के पास पहले एक माइलस्टोन चल रहा है और उसमें सारी डिवाइसेस ऐड हैं और वो चला रहा है, मुख्तलिफ साइट्स पे है, और आगे वो अगर डीएसएस प्रो पे जाना चाह रहा है, तो क्या हम जो माइलस्टोन है उसको ऐड करवा सकते हैं इसके अंदर? नहीं, ये जो डीएसएस प्रो जो है मल्टी साइट का जो कॉन्सेप्ट है वो इंटरनल है। मतलब कि अब आपके चाहे कोई भी कैमरास चल रहे हो, कोई भी चीज चल रही हो, कोई किसी भी किस्म की डिवाइस किसी सर्वर पे चल रही हो, ये इंटरलिंक की है डीएसएस प्रो की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए। कि अगर हमारे 10 सर्वर 10 साइटें लगी हुई हैं डिफरेंट शहरों में, तो मैं चाहता हूं कि यार ये 10 शहरों की जो साइट है ना, मैं अपने लैपटॉप में सारी साइट्स एक जगह पर देख सकूं, ठीक है। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, हर सर्वर के लिए मल्टी साइट का लाइसेंस लेना है। ये डीएसएस दावा की उसके लिए है सिर्फ, थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन इससे नहीं हो सकती। यानी आप अगर चाह रहे हैं कि माइलस्टोन या एग्जॉन सॉफ्ट या जेनीटेक की साइट्स भी इसके अंदर ऐड हो जाए,
नहीं, वो अभी इसमें इतनी कैपेसिटी नहीं है, ठीक है। सही। और इसमें जो अटेंडेंस और एक्सेस कंट्रोल वाली जितनी इस तरह की जो भी डिवाइसेस हैं, ये तो थर्ड पार्टी सारी ऐड हो सकती है ना? नहीं, ऑन विफ पे अभी काम हो रहा है। मैंने सुना है कि 8.2 वर्जन इसका जब रिलीज होगा तब तक हो सकता है कि एक्सेस कंट्रोल में हम ऑन विफ जितने डिवाइसेस हैं, एक प्रोटोकॉल होता है ओएसडीपीएफ, पता नहीं, एक्सेस कंट्रोल से रिलेटेड कोई है, जैसे ऑन विफ एक प्रोटोकॉल होता है, तो उस प्रोटोकॉल के ऊपर जो थर्ड पार्टी डिवाइसेस होंगी वो भी शायद जो है कंपैटिबल हो जाए इन फ्यूचर वर्जन्स। अभी नहीं, अभी नहीं, ठीक है। सही। चले, ये तो प्लीज ये जेड के तो साथ इसके जरूर करवा लें, क्योंकि मोस्टली तो हर जगह पे जो अटेंडेंस है वो जेड की लगी हुई है। समझ गया सर, ओके। आप जेड के वालों को भी कहें ना कि दावा की ऑन विफ डिवाइसेस हैं तो उनको भी ऐड कर दें अपने सॉफ्टवेयर में। वाइस वर्सा होना चाहिए। थैंक यू, थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन। किसी और का कोई सवाल हो तो आप जो है माइक पर आ सकते हैं। प्लीज अपने चैट बॉक्स में ईमेल आईडी जो है रख दें प्लीज। अच्छा जी, एक सवाल आया है, कैन आई यूज इमेज सर्च ऑप्शन इन डीएसएस? यस यू कैन यूज, बट यू नीड आईवीएसएस, एआई एनवीआर से नहीं होता, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग दिस ट्रेनिंग। और अपने ईमेल जो है प्लीज डालते जाइएगा। उम्मीद करता हूँ कि जो है आज का सेशन ज्यादा, क्योंकि थोड़ा सा ब्रीफ ज्यादा मैंने किया है और एक्सटेंसिव था, लेकिन फ्रूटफुल जरूर रहा होगा आपके लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, टेक केयर। इंशाल्लाह आपसे जो है नेक्स्ट जो ट्रेनिंग है उसकी, मैं जो है ना आप लोगों को ये ईमेल मैंने इस वजह से भी मांगा है, कुछ लोगों का तो मेरे पास ईमेल है, उनको ईमेल जाती है इन ट्रेनिंग्स की और 3-4 दिन पहले ही मैं करता हूँ। मैं कभी जो है उसी दिन या उसी वक्त नहीं बताता, लेकिन जो है मैं कोशिश करता हूँ जिनके पास मेरे पास ईमेल रजिस्टर्ड है उनकी जो है वो उनको ईमेल जरूर जाए। तो इस वजह से अपनी ईमेल टाइप कर दें ताकि जो है मैं आज की जो ट्रेनिंग है उसकी जो ईमेल है वो आपको भेजूंगा। और नेक्स्ट टॉपिक्स जो हैं उनके लिए जो है आपको रजिस्टर कर लूंगा ताकि जो है आप ईमेल लूप में लाजमी रहें। जो लोग प्री सेल्स और सेल्स के हैं उनके लिए तो बहुत जरूरी है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। अगर किसी का कोई सवाल नहीं है तो आज का सेशन यहीं पर खत्म करेंगे। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह, थैंक यू।